हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। की हाल है? मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से आपको परेशान करने के लिए रेडी। हाँ जी सर, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है सर? सबसे पहले आज मैं अपने टॉपिक के बारे में बताऊं तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट। पर पहले मैं अपनी बातें करूं, ठीक है? जब तक कुछ नालायक जो बाकी बचे हैं वो आएंगे ज्वाइन करेंगे, तब तक हम कुछ बातें फटाक से कर लेते हैं। बेटा मेरे को ये बातें करनी है कि हमने कंसोलिडेशन का रिवीजन खत्म किया और बहुत सारे बच्चों को मेरे को मैसेज आए कि सर बहुत अच्छा था रिवीजन, कंसोलिडेशन जो हमारा था, जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंसोलिडेशन में, वो कहीं ना कहीं अभी खत्म हो गई। ठीक है ना बेटा? मैंने पूरी कोशिश करी थी कि आपको कंसोलिडेशन जितना आपके सिलेबस में है, दैट इज जितना आपके सिलेबस में होना चाहिए, कवर होना चाहिए, वो मैंने पूरा प्रॉपर कवर किया विद एग्जाम्पल, विद अपने कहीं ना कहीं एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको मिला के। ठीक है ना? तो बच्चों की काफी ब्लेसिंग्स आई कि सर बहुत अच्छा था, हमें काफी नॉलेज मिली इस बारे में और हमने एग्जाम में भी अब अच्छा करने का पूरा कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है? अच्छा, वैसे क्लास में अगर हम होते ना बेटा, अगर हम रेगुलर क्लास में होते तो बच्चे कंसोलिडेशन में मैं और टाइम लगाने वाला था, आपको पता है, और टाइम, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो बेटा मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है। तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि ठीक है एक टॉपिक पे एक एग्जाम्पल कराया और उसके आगे बढ़ गया। ठीक है? लेकिन एग्जाम्पल भी उसमें चीजें कवर कर लेता हूँ। अभी क्लास में होता ना तो एग्जाम्पल करवाने के बाद प्रैक्टिस भी करवाता। ठीक है? प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी जो जैसे दिसंबर वाले बच्चों के लिए जो होगा, वो अगर देख रहे हैं तो बेटा उनके लिए मैं मॉड्यूल, अपने मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस और भी ऐड करूंगा कंसोलिडेशन पे। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस और ऐड करूंगा, प्रैक्टिस होगी और बहुत सारी चीजें हम लोग नई क्लास में, जो हम लोग क्लासेस करेंगे उसमें करने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, और टेस्ट पेपर आपके ऑलरेडी आ चुका है सीएमए का। ठीक है बेटा? कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही, वो बच्चों को इन्फॉर्म नहीं हो पा रहा, बट पेपर आपकी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक बार कोशिश करना उनको सॉल्व करना, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है, कितनी बाकी है। बच्चे मैं बार बार बोलूंगा, मुझे एग्जामिशन चाहिए सीएमए में। ठीक है? मुझे सीएमए में 60+ चाहिए और कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। ठीक है? और बहुत आराम से आ जाएंगे, आप मेरी बात सुनते रहना। अब कुछ बच्चों की और इंक्वायरी, जब तक नालायक आ रहे हैं तब तक हम बातें कर लेते हैं। कुछ बच्चों का ये इशू है कि सर वैल्यूएशन करवा देना, सर प्लीज 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 वैल्यूएशन करवा देना। बेटा मैं पक्की पक्की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यूएशन करवाऊंगा। ठीक है? मैं पक्की बात एश्योरेंस कर रहा हूं, आपको एश्योर करा रहा हूं कि बेटा हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन का चैप्टर करेंगे। बट पहले आज शेयर बेस्ड पेमेंट, फिर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, फिर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ठीक है? इस तरीके से बढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में बेटा, जो हमारी लास्ट रिवीजन क्लास होगी, उसमें मैं कोशिश करूंगा थ्योरी कवर करने की। थ्योरी कौन सी कवर करनी है सर? थ्योरी करेंगे कॉस्टिंग की। ठीक है? आपको याद है कॉस्ट शीट का एक चैप्टर है जो आपके सर के ऊपर से चला गया है। ठीक है? जिसकी थ्योरी आपको समझ नहीं आ रही, उस थ्योरी को मैं आपके साथ कवर करूंगा। उसमें एक टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट, वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और एक और टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी जो कुछ रेलिवेंट बातें हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है? तो थ्योरी को मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कवर करने की। जो जो कॉस्टिंग की थ्योरी होगी वो लास्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे, उसमें मैं नोट्स वगैरह अगर बना सकूंगा तो नोट्स वगैरह, वरना मॉड्यूल से हम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो आप परेशान नहीं होना है। ठीक है? प्लीज बच्चे जो नहीं देख रहे हैं ये सेशन, जो भी है रिवीजन सेशन नहीं देख रहे हैं बेटा, वो दो केस हो सकते हैं। या तो आपको लगता है कि ठीक है सर हमारी प्रिपरेशन हो गई है, अब हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, अब हम, दैट इज अपने को लग रहा है कि हाँ ठीक है सीएमए में हमें हो रहा है, कंप्लीट है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपके खुद के प्लान है, आपको जो जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर लो। ठीक है? लेकिन हाँ बेटे बच्चे, मैं कुछ ना स्पेशल चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है? जो मैं नॉर्मल कोर्स में नहीं करवा पाया था, या जो हमारा लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, तो वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल दो, देखो जो मैं एकदम इमीडिएटली क्लासेस नहीं हटाता, मैं इमीडिएटली इसीलिए नहीं हटाता कि बच्चा अगर प्रॉपर मेरे प्रीमियर के साथ नहीं बैठ पा रहा है तो कोशिश करे कि उसे जल्दी से जल्दी प्रीमियर के बाद कवर कर ले। अब मैं देखो उन बच्चों को नहीं कह रहा जो प्रॉपर कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, बेटा उनके लिए नुकसान ये है कि मैंने किन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी अच्छे से रिवीजन हो चुका है, उनको लगता है कि अब रिवीजन की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी मैं उनको कह रहा हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ उसमें जो पॉइंट आपको लगता है ये नया है, उस पॉइंट को समझ लो, बाकी आप आगे बढ़ा के निकल सकते हो। लेकिन जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ है, जिनको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो वो प्लीज मेरे साथ क्लास देखें। अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो बेटा वो मुसीबत में है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। आप अगर पास का सोच के जा रहे हो तो बेटा दिक्कत हो सकती है। ठीक है? ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और मैंने स्कोरिंग बना देना है। ठीक है? मैंने पूरी कोशिश करना है कि आप, बाकी कोई सब्जेक्ट में मुझे नहीं पता, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे एग्जामिशन। ठीक है? आपको टारगेट रखना पड़ेगा। देखो टारगेट रखना पड़ेगा कुछ सब्जेक्ट में कि हाँ मैं इनमें तो एग्जामिशन ले लूंगा, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे।
ठीक है। तो उसमें से एक CMA मैं बना के कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें एग्जामिशंस ले आओ, आपका कॉन्फिडेंट रहे कि भाई एक सब्जेक्ट में तो एग्जामिशन पक्की है, बाकी मैं और मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि भाई साहब अगर आपने पहले सोचा था कि अच्छे से मेहनत कर लिया और अभी आप दिमाग में सिर्फ बैठ के चल रहे हो कि CMA में आ जाएगा बिना पढ़े, तो दिक्कत है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, जिनको लगता है मेरा रिवीजन सफिशिएंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा, उनसे भी ये है कि अगर आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं नहीं देख रहे हैं, उनको भी एक बार बोलना कि अनुज सर ने बोला है कि जिनका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, वो रिवीजन जिनका कंप्लीट, जो उन्होंने अपना सेल्फ रिवीजन करा है, वो भी एक बार क्लासेस को जरूर देखा करें, चाहे प्रीमियर खत्म होने के बाद ही देखें, पर देखा करें कि कौन सा पॉइंट उनको आता है और कौन सा नहीं आता, जो नहीं आता उसे कवर करें। और जिनका अभी रिवीजन नहीं हुआ है, जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीजें रह गई हैं, वो बच्चे साथ साथ मेरा प्रीमियर जरूर देख लें बेटा, जरूर देख लें, हेल्प करेगी आप, ठीक है, हेल्प करेगी। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, डेफिनेटली आपको याद रहेगी एग्जाम टाइम तक, और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं इस तरीके से करवा रहा हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में बस एक बार, एग्जाम से एक दिन पहले बस उठा के देख लेना कि हाँ ये कुछ पढ़ा था हमने, बात खत्म, क्लियर है। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट। अगर आपके दिमाग में लगता है कि मैं शेयर बेस्ड पेमेंट वही पढ़ाने वाला हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। मैंने मैसेज में भी डाला है, ब्रॉडकास्ट मैसेज में भी डाला है, बेटा मैं यहाँ पर कुछ और बातें करने वाला हूँ। देखो, मैंने क्लास में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था गाइडेंस नोट, ठीक है, गाइडेंस नोट। और मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ रिवीजन में, मैंने स्पेशली लिखा है गाइडेंस नोट नहीं है, वो क्या है, IND AS 102, क्लियर है बच्चे। मैं यहाँ पे गाइडेंस नोट नहीं डिस्कस कर रहा बेटा, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ IND AS 102, जो मैंने क्लास में डिस्कस करा था एकदम एंड में, दैट इज गाइडेंस नोट पढ़ा दिया, फिर डिफरेंस के रूप में पढ़ाया था। मैं यहाँ डिफरेंस नहीं, मैं प्रॉपरली IND AS ही डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत सारी कुछ बातें आपको जो आएंगी वो नई आएंगी, और इन पर एग्जाम में MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि इन पे एग्जाम में MCQ बन सकता है, और आप बनेगा भी। आप 2 से 3 नंबर के पेपर देखोगे। अगर आपको एक क्लास में आज वैसे भी ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, हार्डली होगी 1 से 1 घंटे के आसपास होगी, 1 आवर के आसपास होगी। 1 आवर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में अगर आपको 2 से 3 नंबर मिल रहे हैं तो खराब है क्या? बोलो ना जल्दी, खराब है क्या? नहीं खराब है। आप इसको क्यों नहीं करोगे? करना चाहिए आपको। जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी बोलो कि यार 1 घंटे में क्या जा रहा है तेरा, एक काम कर लेना, 3 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है, पक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकी आपकी चॉइस है और उनकी है, दैट इज कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का अपना प्रोसेस चल रहा है, मैं किसी को प्रेशर नहीं करूंगा। डेफिनेटली है, आप CMA में काफी अच्छे से मेहनत कर रहे थे, तो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होगा। आपको बाकी सब्जेक्ट में टाइम देना तो टाइम दो, कोई टेंशन नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं है, आपको बस करते रहना, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। शुरू करें बेटा। चलो, हम लोग अगेन कह रहा हूं, अगर आपको क्लास गाइडेंस नोट की बात करनी है तो बेटा आप क्लास देख लो आराम से। प्रॉपर क्लास में आपको मैंने गाइडेंस नोट डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पर मैं समरी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल में क्या डिस्कस करूंगा, IND AS, ठीक है, डिटेल में जितना हमारे कवर है, ठीक है। वैसे तो बहुत डिटेल में, बट जितना हमारे लिए कवरेज है हम उतना IND AS 102 अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी, सारे नालायक आ गए हो तो अब स्ट्रेट होके बैठ जाएंगे। कोशिश करना कि जो जो बातें मैं चार्ट बना के करवाऊंगा उन चार्ट्स को आप नोट करो, ठीक है। उन चार्ट को नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, फोटो लो, कुछ भी लो, सब करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। हम जो करने वाले हैं वो शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट क्या बोलता है, ध्यान सुनना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं कहता हूं बच्चे, ये है एक कंपनी जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। क्या है ये कंपनी? एक्स लिमिटेड, क्लियर है। ये एक एक्स लिमिटेड है, और ये है छोटे मोटे, हाँ, शैतान आप जैसे नालायक। देखो, टेणे और बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टाइल की। देखो, टेणे और बनाते हैं, एक और बना देते हैं, 3, ठीक है। ये भी, ये देखो अंटीना, ठीक है, ये और ये, हाँ, कान दो तीनों के मिक्स हो गए। ध्यान सुनना, ये कौन है? ये सर हो सकते हैं सप्लायर। कौन हो सकते हैं? सप्लायर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन हो सकते हैं, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, कोई भी हो सकते हैं। सर जो कंपनी को बेसिकली क्या दे रहे हैं, कंपनी को गुड्स दे रहे हैं या कंपनी को सर्विस दे रहे हैं,
या कंपनी को कोई एसेट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? गुड्स, सर्विस या एसेट्स। ध्यान सुनना बेटा, ये कोई भी हो सकता है। मैंने कहा मेरा सप्लायर जिससे मैं गुड्स खरीदता हूँ, मेरा सप्लायर जिससे मैं मशीन, प्लांट, मशीन, एसेट्स खरीदता हूँ, मेरा कंसल्टेंस है जिससे मैं कंसल्टेंसी सर्विस देता हूँ, मेरा एम्प्लॉय है जिससे मैं एम्प्लॉय की सर्विस देता हूँ, मेरे डायरेक्टर है जिससे मैं डायरेक्टरशिप की सर्विस देता हूँ। कोई भी ये बंदे हो सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो सकते हैं या नॉन एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, याद करो, अगर आपने गाइडेंस नोट पढ़ा है तो वो सिर्फ एम्प्लॉय पे लगता है, उसका नाम ही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडेस की बात कर रहा हूँ, ये एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय दोनों पे लगता है। कहता है चाहे सप्लायर है, कंसल्टेंट है, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, कोई भी पर्सन है, अगर वो कंपनी को गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो सर ये जो सर्विस रिसीव कर रही है कंपनी, ये कंपनी जो रिसीव कर रही है, इसको इनको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। क्या करनी है सर? पेमेंट करनी है। अब मैंने कहा अगर पेमेंट कैश में कर रहा है, अगर ये पेमेंट गुड्स खरीद रहा है, एक हाथ में गुड्स लिए और एक हाथ से कैश पे, तो भाई साहब कोई टेंशन नहीं, ऐसी की तैसी इस एएस में कुछ नहीं करना, इस एएस में उसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैंने गुड्स खरीदे और सामने वाले को पेमेंट के रूप में शेयर दे दिए, क्या दे दिए बेटा? शेयर्स। क्या दे दिए? शेयर्स। तो उस केस में मेरा इंड एएस 102 एप्लीकेबल हो जाएगा। ओ सर, इंड एएस 102 लग जाएगा उसमें, अगर आप किसी भी जो कंसीडरेशन में जो दे रहे हो, वो अगर शेयर्स की फॉर्म में दे रहे हो, पेमेंट जो कर रहे हो वो शेयर्स में कर रहे हो, तो फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? कौन बताएगा? इंड एएस 102। याद है आपको, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शेयर इशू फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन। याद है? हाँ जी सर, बिल्कुल याद है। तो शेयर इशू फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन की अकाउंटिंग हमने बिल्कुल नॉर्मल करी थी। क्लियर है? लेकिन इंटरनेशनली ऐसे काम नहीं होता है, इंटरनेशनली काम अलग तरीके से होता है, और अब इंडिया में भी इसका काम अलग तरीके से होने लगा है, जिसके लिए इंड एएस आ गया, जिसके लिए क्या आ गया? इंड एएस। तो सर कैसे होता है, उस काम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये कहता है सर पेमेंट कैसे कर रहे हो? देखो यहां पर भी अब और डिटेल में जाता हूं। कहता है गुड्स, सर्विस, एसेट आपको मिल रही है, बदले में आप पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कैसे कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो सर, पेमेंट के लिए इसने 3 तरीके दिए। यार अगर पेमेंट आप इनमें से किसी भी तरीके से कर रहे हो तो वो मेरा इस एएस में कवर है, इस इंड एएस में कवर है। कैसे? थ्रू, पेमेंट जो हो रही है वो हो रही है थ्रू शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बात है, इसी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसको हम नाम देंगे रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या देंगे? रिपोर्टिंग एंटिटी। वो कंपनी जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इंड एएस लगा रहे हैं, दैट इज रिपोर्टिंग, जिसके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कह रहा है अगर एक्स लिमिटेड शेयर की पेमेंट कर रही है और अपने ही शेयर दे रही है, अगर एक्स लिमिटेड अपने ही शेयर दे रही है तो भी कवर है। अब ध्यान सुनना, और कह रहा है थ्रू या फिर थ्रू, पहला ऑप्शन। दूसरा, थ्रू शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी। ओ माय गॉड, कह रहा है ग्रुप कंपनी, एक्स लिमिटेड अपने शेयर नहीं दे रही है, एक्स लिमिटेड अपने नहीं दे रही है, ग्रुप कंपनी के दे रही है। ग्रुप कंपनी कौन हो सकती है? एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी हो सकती है, एक्स लिमिटेड की क्या हो सकती है? सब्सिडरी हो सकती है, होल्डिंग हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है, होल्डिंग हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है, जॉइंट वेंचर हो सकती है। किसकी? सर एक्स लिमिटेड की। किसकी? एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्लियर है? देखो ध्यान से, मैंने कहा भाई साहब मैंने आपसे, अब आप सामने बैठे हो, आप समझो आप कौन हो? सप्लायर। मैं हूं एक्स लिमिटेड। मैं कौन हूं? एक्स लिमिटेड। मैंने आपसे गुड्स खरीदे, या आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपसे क्या करा? मैंने आपसे सर्विस ली, और उसके बदले में आपको पेमेंट करनी है, मेरे को पेमेंट करनी है। मेरे पास कैश नहीं है, मैंने आपको अपनी कंपनी के एक्स लिमिटेड के शेयर दे दिए। अकाउंटिंग कैसे होगी? इंड एएस बताएगा। अकाउंटिंग कैसे होगी? इंड एएस बताएगा। सर बचपन में हमने जो पढ़ी थी वो शेयर इशू करने वाला, वैसा ही होगा कुछ, पर अलग मिर्च मसाला होगा, फेयर वैल्यू का काम होगा। ध्यान सुनना। अच्छा सर, मैंने अपने शेयर नहीं दिए, मैंने अपनी दैट इज सब्सिडरी कंपनी के शेयर पकड़ा दिए, मैंने अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर पकड़ा दिए, मैंने अपनी एसोसिएट के शेयर पकड़ा दिए, दैट इज मैंने अपनी ग्रुप कंपनी के शेयर आपको दे दिए, तो भी मेरे ऊपर क्या लग जाएगा? इंड एएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे को इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ेगी? इंड एएस 102 के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड सर, हम आपस में, सर मेरे को सर्विस आ रही है, एक्स लिमिटेड को सर्विस आ रही है, आप मेरी होल्डिंग कंपनी के शेयर क्यों दे दोगे? बेटा हम आपस में अलग सेटलमेंट करेंगे, हम आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन इंड एएस कहता है कि अगर अपनी दूसरी कंपनी को भी आप शेयर दिलवा रहे हो तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ओके सर, और समझना इंड एएस 102 का दायरा कितना बड़ा है। तीसरी चीज कहता है भाई साहब, तीसरी चीज क्या बोलता है? कहता है कि आपने, तीसरा ऑप्शन और है, कहता आपने पेमेंट करी है थ्रू कैश है,
सर कैश में पेमेंट करिए तब भी आ जाएगा जी, तब भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो कैश में पेमेंट करिए ना, वो कैश की जो आपने कैलकुलेशन करी है वो किस पे बेस है? थ्रू कैश ऑन बेस्ड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड या शेयर ऑफ ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। कह रहा है भाई साहब ध्यान से सुनना, आपने जो पेमेंट करी है वो अपने शेयर दे दिए, क्लियर है, या अपनी होल्डिंग कंपनी के दे दिए, या अपने कैश दे दिया, आपने कैश भी दे दिया। लेकिन जो कैश दिया है ना वो ऐसे नहीं बिन मुंह उठा के नहीं दिया, आपने कहा कैश दूंगा, मेरी कंपनी के शेयर की जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके बेस पे उतना कैश ले लो, या मेरे ग्रुप कंपनी के शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो चल रही है उस हिसाब से दे दो। सर एक छोटा सा बोलो ना, एग्जाम्पल दो, फिगर लाओ यहाँ पर। मैंने कहा सपोज, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे जो सर्विस ली वो लिए 10 लाख की, कितने के गुड्स खरीदे हैं? 10 लाख के गुड्स खरीदे हैं, सर्विस ली है या एसेट ली है, ठीक है, 10 लाख की मैंने आपसे गुड्स लिए हैं, आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, एक्स लिमिटेड के, मैंने कहा भाई साहब मेरी कंपनी के मैं आपको 5000 शेयर दे देता हूँ। कितने शेयर दे देता हूँ? 5000 शेयर। जैसे ही मैंने ये 5000 शेयर्स के लिए बोला, आप तुरंत कहोगे कि भाई साहब क्या लग जाएगा? इंड एस 102 लग जाएगा। क्या लगेगा? इंड एस 102। इसकी कैसे अकाउंटिंग होगी? इंड एस 102 बताएगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के 10,000 शेयर दे दिए, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी के क्या दे दिए? 10,000 शेयर दे दिए। कहता है चाहे आप दूसरी कंपनी के शेयर दो तब भी क्या लग जाएगा? दैट इज क्या लग जाएगा आपका? इंड एस 102 लग जाएगा। मैंने कहा ना मैं अपने शेयर दे रहा हूं ना मैं ग्रुप कंपनी के शेयर दे रहा हूं, मैंने आपको बोला, मैंने कहा भाई साहब आप मुझे गुड्स देना और मैं आपको अपनी कंपनी के 5000 शेयर, अपनी कंपनी एक्स लिमिटेड के 5000 शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उतना कैश आपको दे दूंगा। उतना क्या दे दूंगा? कैश। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कह रहे हो 10 लाख की मशीन दी, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको 5000 शेयर दूंगा, उस दिन पर आपका जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस मार्केट प्राइस पे आपको मैं क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा। है हाँ, जैसे मैंने कहा सपोज मैंने आज आपसे प्रॉमिस कर लिया कि 1 जुलाई को मैं आपको शेयर दे दूंगा, शेयर 1 जुलाई पे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस मार्केट प्राइस के हिसाब से मैं अपने 5000 शेयर्स के लिए आपको क्या दे दूंगा? 5000 शेयर्स का कैश दे दूंगा। मैंने कहा सपोज 5000 शेयर पे उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा है 500, मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 500, तो 500 इंटू 5000, 25 लाख रुपए कैश दे, क्या दे दूंगा? 500। अगर ये मार्केट प्राइस चल रहा है 300 तो 15 लाख रुपए क्या दे दूंगा? कैश दे दूंगा। अगर ये मार्केट प्राइस चल रहा है 100 तो आपको कहीं ना कहीं 5 लाख में क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा। कहने का मतलब है जो कैश की पेमेंट भी कर रहा हूं वो कैश की पेमेंट भी किस पर डिपेंड कर रही है? शेयर पे। किस पर डिपेंड कर रही है? शेयर पे। आप कॉमन सेंस देखो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपकी जो पेमेंट है वो किस में हो रही है? शेयर बेस में होती है। या तो आप एक्चुअल में शेयर दे रहे हो या एक्स शेयर के बदले आप पैसा दे रहे हो। तो भाई साहब आपका अगर शेयर से लिंक है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इंड एस 102 में होगी। आपको ये बताओ, स्कोप समझ आया? इंड एस 102 का स्कोप समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। ये चाहे एम्प्लॉय हो नॉन एम्प्लॉय हो सब पे लगेगा, जल्दी मेरे साथ में बोलना। चाहे एम्प्लॉय हो नॉन एम्प्लॉय हो दोनों पे लगेगा। चाहे गुड्स सर्विस कुछ भी आ रहा हो, बदले में जो पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं कैश में, कोई शेयर से लिंक नहीं है। मैंने कहा भाई साहब कितने की मशीन जो भेजी है वो कितने की है? मैंने कहा 15 लाख की। मैंने कहा लो जी पकड़ो 15 लाख कैश, चलो जाओ। क्या ये कवर होगा? नहीं, ये कवर नहीं होगा। मैंने कहा 15 लाख की है, एक काम करो मुझसे ना 10 दिन बाद आके मेरी कंपनी के 10,000 शेयर ले जाना, मेरी कंपनी के 10,000 शेयर ले जाना, क्या है? कवर होगा। मैंने कहा एक काम करना, मेरी कंपनी में आना, मैं आपको 20,000 शेयर दे दूंगा, अपनी सब्सिडरी कंपनी के ले जाना। ठीक है, वो एग्री हो गया, वो एग्री हो गया। सर अब ये मत सोचना कि सर वो अगर उसने नहीं लिया तो, बेटा मैंने और उसने बैठ के एग्रीमेंट करा होगा कि मैं आप मुझे सब मशीन देना, मैं आपको बदले में अपनी सब्सिडरी कंपनी के 20,000 शेयर दे दूंगा। ठीक है, 20,000 शेयर दे दूंगा। या मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करना, मैं आपको अपनी कंपनी के 10,000 शेयर की मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा अगले महीने के उतना कैश दे दूंगा। या फिर मेरी सब्सिडरी कंपनी के 20,000 शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस दिन पे उतना मैं क्या दे दूंगा? आपको कैश दे दूंगा। आप ये सोचो, आप इतना क्यों बवाल उठ गया इंडियस पे? क्यों इंडियस, इतनी बड़ी बात क्या हो गई इंडियस पे? आप ये देखो कि ये ट्रांजेक्शन के साथ में ना एक स्पेकुलेशन चल रही है,
एक स्पेकुलेशन चल रही है, कहीं ना कहीं सट्टेबाजी चल रही है। आप अपनी कंपनी के शेयर ऑफर कर रहे हो, सामने वाला क्या सोच रहा है कि शेयर का प्राइस हम बेच, उसको शेयर से क्या मतलब, उसको कहीं ना कहीं इस शेयर से कहीं ना कहीं प्राइस का लिंक है, वो स्पेकुलेशन की बात कर रहा है। तो ये एक तरह का स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बारे में कौन करता है, हमारा इंडिया डील करता है। क्या डील करता है, इंडिया डील करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात, चल सकते हैं हम। तो स्कोप समझ आया आपने। आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको ये बातें मिलेंगी, थोड़ा अजीब तरीके से लिखी हुई मिलेंगी, बट पॉइंट यही है कि शेयर में क्या क्या कवर है, ये कवर है। क्या कवर नहीं है, अगर मैं बोलूं इंडेस 102 किस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो बेटा ऑप्शन डेरिवेटिव, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ठीक है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट, इन पर कवर नहीं होता। अगर आप इनकी ट्रेडिंग कर रहे हो, इनको सेल परचेज कर रहे हो, तो इन पर नहीं होता। दैट इज, आप सिंपल सी बात है, सट्टा प्योरली आप स्पेकुलेशंस कर रहे हो, तो उन पर मेरा इंडियस एप्लीकेबल नहीं था। इंडियस कहता है कि भाई साहब आप कुछ ले रहे हो सामान और बदले में आप क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, तो कवर होगा। अगर आप सिंपली शेयर ही खरीद रहे हो या ऑप्शन पुट ऑप्शन में पैसा लगा रहे हो, दैट इज स्पेकुलेशन कर रहे हो, तो वो यहाँ कवर नहीं है, उस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियस अलग कवर है। ठीक है, अच्छा सर। और मैंने बोला अगर आप अमलगमेशन कर रहे हो, आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, होल्डिंग कंपनी है दैट इज सब्सिडरी कंपनी, तो आप अपने शेयर इशू कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो उस केस में भी ये इंडियस एप्लीकेबल नहीं है, उसकी अकाउंटिंग उनके अपने स्टैंडर्ड्स में होती है। ठीक है, कहाँ कवर नहीं है, ऑप्शन डेरिवेटिव में कवर नहीं है, ऑप्शन डेरिवेटिव में कवर नहीं है। दूसरा, अगर आप एमलगमेशन कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, या फिर कोई भी कंसोलिडेशन होल्डिंग का काम कर रहे हो, तो उसमें इंडियस एप्लीकेबल नहीं है, 102 एप्लीकेबल नहीं है। इसने लिख के मना कर दिया कि इन पर मैं एप्लीकेबल नहीं हूं। पक्की बात है। चलो अब आगे चलते हैं। थ्योरेटिकल है बेटा, थ्योरेटिकल, ध्यान सुनते जाना बात है। ठीक है, अब आ जाओ। कहता है सबसे पहले कहता है जो भी आप शेयर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, शेयर बेस्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें जो सेटलमेंट है, उनमें जो सेटलमेंट है, कि सेटलमेंट कैसे होगी, सेटलमेंट कैसे होगी, वो तीन तरीके से हो सकती है। तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं बोलूं तो शेयर बेस्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, आप और मैं बैठ के जो हम डिसाइड करेंगे कि मैं आपको शेयर दूंगा या कैसे दूंगा, तो वो तीन तरीके के होते हैं। पहला है इक्विटी बेस्ड, जिसे बोलते हैं इक्विटी बेस्ड सेटलमेंट, इक्विटी बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा कैश सेटलमेंट या कैश बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, और तीसरा है इक्विटी और कैश बेस्ड सेटलमेंट। देखो, अगर आपने ना ध्यान से पहले बस 5 मिनट अगर आपने कंसंट्रेट करा होगा ना पहले, तो आपको ये बात भी आराम से समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। देखो ये बात, और कई बच्चों को तो समझ भी आ गई होगी। मैंने कहा भाई साहब जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो तीन तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक इक्विटी बेस्ड, एक कैश बेस्ड, और एक दोनों इक्विटी और कैश बेस्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि मैं पेमेंट जो करूंगा, वो पेमेंट के बदले में मैं आपको जो पेमेंट करूंगा उसके बदले में क्या दूंगा, आपको इशू कर दूंगा शेयर्स, इशू कर दूंगा, इशू शेयर्स, इशू करूंगा शेयर्स। किसके, मैं अपनी कंपनी के दैट इज एक्स लिमिटेड के, या ग्रुप एंटिटी दैट इज ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड, ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड। दैट इज एक्स लिमिटेड कह रही है कि या तो मैं अपने शेयर दे दूंगी, 10,000 अपने शेयर दे दूंगी, या 20,000 अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर दे दूंगा। आप बताओ क्या चाहिए आपको, आपको मेरे शेयर चाहिए, मेरे शेयर ले लेना। अगर आपको सब्सिडरी कंपनी के शेयर चाहिए तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे बोलेंगे इक्विटी बेस्ड सेटलमेंट, जिसमें आप सिर्फ क्या कर रहे हो, दैट इज शेयर इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मैं शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा इन कैश, पेमेंट करूंगा इन कैश, पर जो ये कैश की वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगी किस पे, ये डिपेंड करेगी ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर, एक्स लिमिटेड के शेयर पे, या ग्रुप कंपनी ऑफ, ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड, या मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड ग्रुप, एक्स लिमिटेड ग्रुप एंटिटी शेयर्स, ग्रुप एंटिटी शेयर्स। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब या तो आप शेयर ले लो मेरे या एक्स लिमिटेड के, ठीक है, एक्स लिमिटेड के या एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी के, या मैंने कहा भाई साहब देखो शेयर तो मैं नहीं देने वाला, मेरे पास शेयर वेयर नहीं है, लेकिन आप एक काम करना, आप 10,000 शेयर पे जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो कैश ले लेना।
या मेरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी के जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस दिन पर आके मेरे से पैसा ले लेना। इसका मतलब मैं सेटलमेंट कैसे कर रहा हूँ, कैश में। सेटलमेंट कैसे कर रहा हूँ, कैश में। बच्चों को लगता है कैश सेटलमेंट का मतलब है मैं पैसा दे रहा हूँ, ना बेटा, अगर पैसा दे रहा हूँ खाली तो वो इंड एस में कवर ही नहीं होता। बताया ना कि मैंने 10 लाख का सामान का, मैंने कहा लो जी पकड़ो 10 लाख रुपए और चलो निकलो, तो वो कवर ही नहीं होता। मैं जो कैश पेमेंट कर रहा हूँ वो बेस्ड है किस पर, शेयर्स पे। और तीसरा मैंने कहा बेटा इसमें आपको नाम से ही मैंने इसमें ऑप्शन दे दिया कि आपको शेयर्स लेने हैं शेयर ले लेना, कैश लेना है कैश ले लेना, ठीक है। दैट इज इन दोनों का मिक्सचर बना दिया। मैंने कहा शेयर लेना है शेयर ले लेना, कैश लेना है कैश ले लेना, मेरे को आ जाना 10 तारीख को या अगले महीने की 1 तारीख को, जो चाहिए मैं दे दूंगा, जो चाहिए मैं दे दूंगा। अगर आप शेयर मांगोगे तो शेयर दे दूंगा, कैश चाहिए होगा तो कैश दे दूंगा। दैट इज वो क्या हो गया, इक्विटी और कैश सेटल्ड बेस्ड पेमेंट। क्लियर है? तो 3 कॉन्ट्रैक्ट समझ आए, और उन्हीं के बेस पे हमने कहा शेयर बेस्ड पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 तरह के। बेटा जल्दी से समराइज करते हैं। मैंने कहा शेयर बेस्ड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके बदले में गुड्स या सर्विस ले रहा हूँ एम्प्लॉय या नॉन एम्प्लॉय से, और बदले में जो पेमेंट कर रहा हूँ वो थ्रू शेयर्स कर रहा हूँ। पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, थ्रू शेयर्स कर रहा हूँ। ये पेमेंट थ्रू शेयर्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं, 3। मैं जो दे रहा हूँ वो खाली शेयर्स दे रहा हूँ अपने या ग्रुप कंपनी के, या मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश में, दैट इज कैश जो बेस्ड है वो मार्केट वैल्यू है मेरी कंपनी के शेयर या सब्सिडरी कंपनी के शेयर में, या तीसरा इक्विटी और कैश, दोनों को ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप शेयर ले लो या कैश ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत है, चल सकते हैं आगे, चलो सर चलते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब हम करते हैं सर बात अलग अलग। अब हमारे सामने 2 तरीके के लोग आ जाएंगे, एक आएंगे हमारे एम्प्लॉय, एक आएंगे हमारे एम्प्लॉय जिसके साथ हम बात करेंगे, और एक होंगे नॉन एम्प्लॉय, एक होंगे नॉन एम्प्लॉय जिसमें हम लोग कहेंगे कि हमने मशीन खरीदी, एसेट्स खरीदी, मशीन खरीदी, गुड्स खरीदे, कंसल्टेंसी सर्विस ली, वो लोग। ठीक है, हमारा दोनों पर एएस लगता है, इंडेस 102 दोनों पर एप्लीकेबल है, लेकिन आपको मैं बताऊं बेटा 90% पोर्शन किस पर है, एम्प्लॉयज पे, और बचा कुचा 10% पोर्शन किस पे, नॉन एम्प्लॉयज पे। नॉन एम्प्लॉयज पे कुछ भी नहीं है, मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको, 2 मिनट में बता दूंगा। मेन काम किसका है, एम्प्लॉय का है, मेन काम एम्प्लॉय का है, और मुझे एम्प्लॉय पे ही काम करना है, और एम्प्लॉय पे ही मैंने आपको क्लास में भी कराया था। इसी पर सेम क्या है, गाइडेंस नोट, इसी पे सेम क्या है, गाइडेंस नोट। हाँ, पर गाइडेंस नोट और इंडेस में थोड़ा सा फर्क है। गाइडेंस नोट थोड़ा कहीं ना कहीं नैरो कॉन्सेप्ट है, इंडेस ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा इंडेस जो हमने पढ़ा था क्लास में, वो बेसिकली क्या पढ़ा था, एम्प्लॉय बोले तो सिर्फ एम्प्लॉय की बात करी थी, नॉन एम्प्लॉय पे मैंने आपको डिफरेंस लिखवा दिए थे, बात पढ़ाई नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे, और जो एम्प्लॉय पर है उसको हम लोग एक नाम से और बुला देते हैं बेटा, इसे बोल देते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं इशॉप। क्या बोलते हैं, इशॉप। आपने लॉ में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है? चलो शुरू करें, बड़े जल्दी से शुरू करें। जी सर, बिल्कुल शुरू करें, ध्यान से देखना बेटा, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, शुरू करते हैं बेटा, चलो। हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है शॉप की, फिर नॉन एम्प्लॉयज पे बात करेंगे। 90% पोर्शन हमारा एम्प्लॉयज पे है। ध्यान से सुनना बेटा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। आपका अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से वर्किंग कर रहा है, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, इस बात पे कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगी, क्या होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की वर्किंग पे होता है। आपका एम्प्लॉय कितना इफेक्टिव है, एम्प्लॉय में जनरली मैं किसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कोई सा भी लेवल का एम्प्लॉय, जो चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही है, चाहे लोअर लेवल की, चाहे वर्कर्स की हो, हर कोई इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है, हर कोई इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है। लेकिन बेटा एम्प्लॉयज का जो नेचर होता है वो शाना होता है। आप ही जैसे लोग एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं, आप ही जाके कंसल्टेंसी कंपनीज में अच्छे अच्छे लेवल पे बैठोगे, टॉप मैनेजमेंट पे बैठोगे, आप लोग जो होते हो ना, हम नई जनरेशन जो होती है, वो नई जनरेशन ना काम के लिए नहीं, काम से नहीं डरती, हमें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। हम ना पैसे के लिए बात करते हैं, हमें कंफर्टेबल एक बार को ना भी मिले ना, लेकिन पैसा मिलेगा हम भागते हैं, सीधी सी बात है। क्लियर है? हम लोग पैसे के भूखे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयज कंपनी तो कंपनी उन्हें अच्छे से ट्रेंड करती है, सब कुछ करती है, लेकिन हमें जैसे ही अच्छा प्रपोजल दूसरी कंपनी में मिलता है ना, हम तुरंत शिफ्ट मार लेते हैं,
तुरंत शिफ्ट मार लेते हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि अगर आपके जैसे पोटेंशियल, आप जैसे पोटेंशियल कंपनी सेक्रेटरीज उन्हें मिले तो वो अच्छे ग्रो कर सकते हैं। तो वो आपको रोकती हैं, रोकने के लिए वो कई सारी स्कीम्स निकालती हैं, कई सारे ऑफर देती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बोनस देंगे आपको 5 साल बाद, इंसेंटिव देंगे आपको, प्रमोशन करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे। उसी में एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो आपको ये भी एक ऑफर करती है, ये भी एक तरह का ऑफर है, ये भी एक तरह का ऑफर है। अब मैं जैसे आपको बताऊं, मेरे एक फ्रेंड है विकास, ही इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट, एसेंचर में है, एसेंचर में अगर आपने सुना हो तो एसेंचर में है। तो वो मुझे बता रहे थे, वो सीनियर मैनेजर में है अकाउंट्स में, वो मुझे बता रहे थे कि इस टाइम जब लॉकडाउन की सिचुएशन है तो एसेंचर ना अपने एम्प्लॉयज को हर पॉसिबल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, हर पॉसिबल। जैसे कि आपने सुना होगा वाईफाई कंपनीज दे रही है, वाईफाई की पेमेंट कंपनी कर रही है। एसेंचर क्या कर रही है, एसेंचर उससे भी आगे बढ़ गई है। एसेंचर कह रही है, एसेंचर ने जैसे ऑफर निकाला है, मेरे को जो बता रहे थे विकास बता रहा था, दैट इज वो बता रहे थे कि वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि आप ना अपने इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप पिछले ईयर का जो जून मंथ का है या मई मंथ का है, अगर आपके पास वो बिल पड़ा है, उसकी कॉपी पड़ी है या किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो उसकी डिटेल, तो वो बिल निकालिए। और इस मंथ का जो आपने मई का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो जितना ज्यादा होगा, पिछले साल से जितना एक्स्ट्रा आपने पे किया होगा, वो एक्स्ट्रा कंपनी रिम्बर्स कर देगी। वो एक्स्ट्रा बिल कौन करेगा, आपको कंपनी पे करेगी, दैट इज एसेंचर पे करेगी। और मजे की बात सुनो, उन्होंने एक और ऑफर दिया अपने कुछ एम्प्लॉइज को, सबको नहीं, कुछ एम्प्लॉइज को ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी घर में दैट इज एसी इंस्टॉल कराना चाहते हो तो एसी का 40% पोर्शन कंपनी बियर करेगी, एसी की कॉस्ट का 40% बियर करेगी कंपनी। कह रहा 60% आपका, 40% मेरा। अब मेरे को अगर मुझे अगर ये ऑफर मिले तो मैं क्यों ना इंस्टॉल कराऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, उन्होंने कहा भाई साहब आप घर में बैठे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, एकांत में जाइए, अपने रूम में लगाइए एसी, ठीक है, और काम करिए, बस काम करिए, आपको हर चीज पॉसिबल सिचुएशन हम देंगे। तो वो अपने एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं खुश रखने के लिए, किसी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, वो उनको देती रहती है, ऑफर्स देती रहती है। तो उसी में एक ऑफर है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये ऑप्शन प्लान क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है एक एम्प्लॉय मेरी कंपनी में आया और मुझे लगता है इस एम्प्लॉय से मेरे को ट्रेन करके कहीं ना कहीं अच्छा खासा फायदा होने वाला है, दैट इज बहुत कंपिटेंट है, स्किल है इसके पास, अच्छी खासी स्किल है। मैं इसको रोकने के लिए क्या करता हूं, मैं आज ही, सपोज आज डेट है 1 जून, आज वैसे जून आज क्या है, 4 नहीं, आज है, मैंने कहा सपोज 1 अप्रैल 2019, ठीक है, ये डेट है। मैंने अपने एम्प्लॉय को आज ऑफर कर दिया, एम्प्लॉय को मैंने ऑफर करा कि भाई साहब मैं हर एम्प्लॉय को जो मेरी कंपनी में 3 साल काम करेगा, जो मेरी कंपनी में 3 साल काम करेगा, मैं उस एम्प्लॉय को, जैसे मैंने कहा कि मैंने उसको बुलाया और मैंने उसको बोला मैं आपको कहीं ना कहीं अपनी कंपनी के 100 शेयर दूंगा, अपनी कंपनी के 100 शेयर दूंगा। और 100 शेयर मार्केट में चल रहा है 500 रुपए, मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट में 500, मैं आपको दूंगा 100 रुपए में, है। एम्प्लॉय एकदम खुश, कहता है सर आप मुझे 100 शेयर दोगे और एक शेयर जो मार्केट में 500 का चल रहा है आप मुझे सस्ते में दोगे, आप मुझे क्या दे रहे हो, 100 रुपए में दे रहे हो, 400 रुपए का फायदा। तो 400 रुपए का फायदा क्यों नहीं लेगा, वो भक्के लेगा। लेकिन मैंने कहा भाई साहब ये शेयर ना आपको आज नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम बाद मिलेंगे, दैट इज आपको मेरी कंपनी में जुड़े रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, सपोज फॉर एग्जांपल 3 साल। मैंने कहा आप 3 साल, आज 1/4/2019 है, अगर 3 साल दैट इज कहीं ना कहीं मैं लूं तो ये आ गया 20, 21, 22, दैट इज 31 मार्च 22, 31 मार्च 22, देखो ना 19 के बाद 20, 21, 22, ये 3 साल। 3 साल अगर मेरी कंपनी में रहते हो तो यहाँ पर हर एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं 100 शेयर मिल जाएंगे। अब ये बताना, मैंने कहा मेरी फर्म में, मेरी कंपनी में टोटल जो एम्प्लॉय है वो 500 है, टोटल एम्प्लॉय कितने, 500, और मैंने 100 शेयर हर एम्प्लॉय को ऑफर करा है। तो इसका मतलब मैंने कितना कर दिया, 50,000 शेयर ऑफर कर दिए, 50,000 शेयर ऑफर कर दिए कि मैं 50,000 शेयर्स दूंगा। क्लियर है, एक एम्प्लॉय को 100 तो 500 को कितने, 50,000। और मैंने कहा इसका मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो मार्केट प्राइस चल रहा है, सपोज इस शेयर का मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है बेटा 500 रुपए, कितना चल रहा है, 500। पर मैंने कहा मैं अपने एम्प्लॉय को जो ये शेयर दूंगा वो दूंगा एक प्राइस पे जिसको मैं बोलूंगा एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलूंगा, एक्सरसाइज प्राइस। मैं कहूंगा आप इस शेयर को मेरे से खरीद सकते हो 100 रुपए में। कितने में खरीद सकते हो, 100 रुपए में। लेकिन ये प्राइस कब खरीदोगे, आपको यहां मिलेगा,
कब मिलेगा? यहाँ, जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ऑफर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? जनरली एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोल देते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्लियर है? अब इनमें ना कुछ बेसिक टर्म्स यूज की जाती है बेटा। जिस दिन हम ऑफर देते हैं, जिस दिन हम ऑफर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं? ग्रांट डेट। बेटा ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको याद रखना है, वर्ड्स को याद रखना है। तो ग्रांट डेट क्या होती है? जिस दिन आपको कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर दे रही है, ठीक है? ये जो 3 साल हैं, ये जो 3 साल हैं, इन्हें बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। आज ही मैं बताऊंगा। इन्हें बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग कंडीशन। कि आपको 3 साल मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, 3 साल काम करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन आप पूरी कर देते हो आपको क्या मिल जाएंगे? शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन कंडीशंस को जो बोलते हैं इन्हें बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। और जितने टाइम का ये पीरियड होता है इसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा एम्प्लॉय को मैंने 500 का शेयर 100 रुपए में दिया, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट दिया है? कितना बेनिफिट? यार मैंने कहा आपको कहीं ना कहीं 3 साल अगर काम करोगे तो आपको मैं कितने सस्ता शेयर दूंगा? सर सस्ता दूंगा 400 रुपए। क्या बोलेंगे? 400 रुपए। इस 400 रुपए को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ध्यान रखना मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, नॉट शेयर। मैंने कहा एक ऑप्शन की अगर फेयर वैल्यू निकालूं तो ये ऑप्शन जो मैंने दिया है आपको, जो ये मैंने ऑफर निकाला है, इस ऑफर की कीमत कितनी है? 400। भाई 500 रुपए का शेयर दे रहा हूँ, 100 रुपए आपसे लूंगा, इसका मतलब 400 रुपए का आपको क्या दे रहा हूँ? बेनिफिट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? बेनिफिट। अब ये बताओ अगर मैं टोटल बोलूं तो 50,000 इंटू 400, 50,000 शेयर पे मैं एक शेयर पे 400 रुपए का बेनिफिट दे रहा हूं, तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया? सर ये हो गया 5 4 20 और 20 है ना, 20 लाख होगा या 2 करोड़ होगा? सर ये होगा 2 करोड़। एक जीरो और लगाना पड़ेगा, एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको कर देता हूं ऐसे और एक जीरो और लगा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 करोड़। तो मैंने 2 करोड़ का क्या दिया है, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 2 करोड़। मैंने 2 करोड़ का क्या दिया है? कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है। 2 करोड़ का मैंने बेनिफिट दिया अपनी कंपनी ने। अब इस कंपनी ने, ये बताओ, ये 2 करोड़ का जो कहीं ना कहीं कंपनी ने बेनिफिट दिया, तो कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है? सर कंपनी के लिए तो खर्चा है, कंपनी के लिए तो नुकसान है। अब ये लॉस जो हुआ है 2 लाख का, कंपनी फ्री में शेयर दे रही है, ये बताओ ये नुकसान मेरा किस ईयर से बिलोंग करता है? क्या इस ईयर से बिलोंग करता है, इससे करता है या इससे करता है? भाई ऑफर मैंने इस ईयर कराया तो इसी ईयर में डाल दूं सारा खर्चा? बच्चा कहेगा नहीं सर कैसी बात करते हो आप, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाओ। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप जब बचपन में पढ़ते थे आप कहते थे आपको फायदा कब मिलने वाला है? वो 3 साल आपके लिए काम करेगा। तो वो 3 साल काम करेगा, इसका मतलब आपको 3 साल सर्विस देगा। तो 3 साल वो इक्वल सर्विस देगा, तो खर्चा भी कितना होना चाहिए? इक्वली तीनों साल में डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो हम ये 2 करोड़ का जो खर्चा है उसे 3 सालों में क्या करेंगे? इंडियस कहता है हम डालेंगे। इंडियस इस खर्चे को नाम देता है क्या? इसको कि एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉय कंपनसेशन कहता है हम एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहे हैं, वो आप 3 साल हमारे साथ काम कर लीजिए, हम 2 करोड़ का आपको कंपनसेशन देंगे, कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन ये 3 करोड़ जो भी 2 करोड़ है इसको हम एक बार में नहीं देंगे, इसको हम इक्वली दैट इज 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके, दैट इज 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट में आएगा, मैं लिख नहीं रहा। दैट इज जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन हर साल। और बेटा ये मेरे लिए क्या है? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मैंने आज ग्रांट डेट पर एम्प्लॉय को ऑफर कर दिया, मैंने ग्रांट डेट को ऑफर दे दिया एम्प्लॉय को। मैंने कहा भाई साहब 500 शेयर मिले, 500 एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय को मैंने बुलाया और मैंने कहा भाई साहब 100 शेयर ले लेना 3 साल बाद आके, अगर आप कंपनी में जगह टिके रहे। एम्प्लॉय खुश, एम्प्लॉय ने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने दे दिया, मैंने दे दिया। अब मार्केट प्राइस तो भाई आज 500 रुपए चल रहा है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मार्केट प्राइस तो आज 500 रुपए, हो सकता है ये मार्केट प्राइस 3 साल बाद कुछ भी हो सकता, भाई मार्केट प्राइस तो डेली चेंज होता है, हो सकता है भाई 3 साल बाद कुछ भी हो कंपनी की। देखो ना, यस बैंक जैसी कंपनी हो तो मार्केट प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा,
क्लियर है? कोई फ्रॉड कर दिया आपकी कंपनी ने, कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस नीचे गिर गया, तो एम्प्लॉय क्या कहता है, एम्प्लॉय कहता है हो सकता है ये मार्केट प्राइस 100 अगर अगर 400 का बिक रहा होगा तो भी मैं ले लूंगा भाई, 400 का अगर बिक रहा होगा तो 100 रुपए का मिल रहा होगा, 300 सस्ता, अगर 300 का होगा तो 200 सस्ता, 200 होगा तो 100 सस्ता, 100 होगा तो सोचूंगा एक बार को। लेकिन अगर ये 50 रुपए चल रहा हुआ इस दिन पर, ये बताना 50 रुपए का मार्केट में ये चल रहा है, क्या आप ही अगर एम्प्लॉय होगे तो क्या आप 100 रुपए में खरीदोगे? आप कहोगे सर दिमाग खराब है हमारा। हाँ दिमाग खराब है, हम 100 रुपए में क्यों खरीदेंगे 50 रुपए की चीज? आप नहीं खरीदोगे। तो क्या ये जो चीज है ये क्या मैंडेटरी है एम्प्लॉय पे? ना, इसका नाम ही क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चाहो तो 3 साल बाद ले लेना, ना चाहो तो मत लेना। आप कब लोगे? जब आपकी सिचुएशन फेवरेबल होगी, जब ये 100 रुपए से महंगे में बिक रहा होगा तो आप ले लोगे, और अगर ये सस्ते में बिक रहा होगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन अगर बेटा आपने मांगा तो क्या कंपनी मना कर सकती है? कंपनी कह सकती है कि अरे यार मैंने तो 500 में ऑफर सोचा था, ये तो 500 से भी ज्यादा पहुंच गया, मैं नहीं देने वाली ना। कंपनी मना नहीं कर सकती। ये ऑप्शन सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, कंपनी के लिए नहीं है। तो कंपनी के लिए तो ये एक तरीके क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, कि एम्प्लॉय जब मांगने आएगा तो आपको 500 रुपए का शेयर 100 रुपए में पकड़ाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 400 रुपए का शेयर क्या होगा, सस्ता दोगे आप। दैट इज आप मान के चलोगे कि ये 500 रुपए अगर 4 साल मतलब यहाँ पे भी रहा तो भी आपको 400 रुपए का नुकसान होने वाला है। इस नुकसान को आप लिखोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक लाइबिलिटी बुक करोगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, दैट इज जितना अमाउंट यहाँ पर खर्चे में डालोगे वो खर्चा उठा के ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पे, लाइबिलिटी में। और फिर ये खर्चा आपका दूसरे में कहाँ चला जाएगा, एसपीएल अकाउंट डेबिट, 2 एंट्री होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बुक हो जाएगा, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। और ये चीज आपकी कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, और खर्चा पीएनएल। कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटिंग बात समझ में आई? चलो दोबारा से जल्दी बोलो, मैंने क्या बोला बेटा, जिस दिन ऑफर करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ग्रांटेड। क्लियर है? एक एम्प्लॉय को मैं जितने ऑफर कर रहा हूं तो मैं टोटल ऑप्शन निकालूंगा, मैंने 50 से 500 एम्प्लॉय को 100 ऑफर करे तो 50,000 ऑफर हो गए। मार्केट प्राइस चल रहा है 500 में, मैंने दिया 100, तो मैं जो खर्चा बुक करूंगा वो 400 में बुक करूंगा, क्योंकि मैंने कितने सस्ते दिया, 400। उस 400 को हम क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बेटा ये ऑप्शन किसके लिए, कंपनी के लिए या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय चाहे तो एक्सेप्ट करे, ना चाहे तो ना एक्सेप्ट करे, लेकिन एक कंपनी इसको मना नहीं कर सकती, इसीलिए वो क्या करेगी, वो इसको लाइबिलिटी बुक करेगी। पर ये जो खर्चा जो पूरा हो रहा है ये तो पूरे 3 सालों का है, क्योंकि 3 सालों तक की कंडीशन लगाई है, तो 3 सालों का तो खर्चा भी 3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। दैट इज एसएलएम मेथड फॉलो करेगी, 3 सालों में इक्वली हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितने टाइम की ये कंडीशन होगी इस कंडीशन को बोलेंगे वेस्टिंग कंडीशन, और इसे ही बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। पक्की बात है। अब होता क्या है कि कई बार ना एम्प्लॉय को 31 मार्च को वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, हम उसको कुछ टाइम एक्स्ट्रा देते हैं, हम कहते हैं भाई साहब 3 महीने आपको सोचने के लिए। अब हो सकता है ना एम्प्लॉय कहीं भी हो, 31 मार्च को उड़ के थोड़ी ना पहुंच जाएगा आपके पास, आप उसको थोड़ा टाइम देते हो कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, एम्प्लॉय को टाइम देते हो कि ठीक है आपको हमने 3 महीने एक्स्ट्रा दिए कि 3 महीने में आके आप कभी भी हमारे से ये ऑप्शन खरीद सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन खरीद सकते हो। इन 3 महीने को हम बोलते हैं बेटा एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चे, इन 3 महीने को हम पीरियड का नाम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड, कि वो पीरियड जिसमें आप कभी भी आके अपने शेयर्स को, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, खरीद सकते हो कंपनी से, कंपनी मना नहीं करेगी। पक्की बात है, याद रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ जी बोलो ना, याद रहेगा नहीं रहेगा? पक्की बात, ठीक है जी सर बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, अब और मैं बातें करूंगा, और मैं आपके साथ में बातें करूंगा, अब ध्यान से सुनना, मैं और बातें करूंगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, एक ही एग्जांपल कराऊंगा, बाकी इस पे अगर आपको डिटेल में काम करना होगा तो आप मेरी क्लास देख सकते हो, आपको क्लास में मैंने इस पे कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, वहां पे कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, ध्यान सुनना। एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 100 shares to each employee under issue on 1st April 2019 at a exercise
प्राइस ऑफ ₹50 पर शेयर। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर सकता है। ओके, हाँ जी सर आगे बताओ जल्दी से। कहता है कंपनी had employees on 1st April 2019। अरे लिखा तो नहीं मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड। 200 employees on 1st April 19। 40 employees left the job during the year 2000 year during the year 2021, that is year ending 31st March 2021, and 60 employees left during 2021-22। vesting period 3 years। market price per share rupees 290। और कुछ डिटेल चाहिए अपने को ना। एक्सरसाइज प्राइड एक्सरसाइज पीरियड जो है 6 मंथ्स का, ठीक है। तो आपको निकालना है कैलकुलेट एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ईच ईयर, हर साल का आपको खर्चा निकालना, ठीक है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें समझा दूंगा। चलो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। फटाक से मेरे साथ देखेंगे। सॉल्यूशन के रूप में अगर मैं आऊं तो जल्दी से देखेंगे। मैंने कहा बनाना शुरू करता हूं। 1/4/2019 को हमने ऑफर करा है 100 शेयर और हमारे पास टोटल एम्प्लॉय थे 200, ठीक है। 50 रुपए में हमने ऑफर किया, 40 एम्प्लॉय अगले साल छोड़ गए, 60 एम्प्लॉय उससे अगले साल छोड़ गए। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, मार्केट प्राइस है 290 रुपए उस टाइम पे, और एक्सरसाइज प्राइस पीरियड हमने दिया 6 महीने का, कि 6 महीने में आके आप एम्प्लॉय को आप एक्सरसाइज करा सकते हो। तो अगर मैं चार्ट बनाऊं तो फटाक से चार्ट बनाना बेटा। देखो मैंने कहा 3 साल 1/4/2019, तो इसका मतलब है 3 साल कंप्लीट हुए 31 मार्च 2022 को, ठीक है। बीच में आता है 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। इन तीनों सालों को हम क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद 6 महीने का, उसके बाद 6 महीने का जो पीरियड रहा, दैट इज ये आया 30 सितंबर 2022। ये आया क्या क्या हमारा 6 महीने का, दैट इज इसे बोलेंगे क्या? एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। और यहाँ मेरा ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2023, ठीक है। 31 मार्च 2023। अब कहता है ये हमारा क्या है? ग्रांट डेट है। ये हमारी क्या है? ग्रांट डेट है। यहाँ पर हमने जो ऑफर करा है, इशॉप जो है वो कितना है? 200 एम्प्लॉय को ऑफर करा और एक एम्प्लॉय को मैंने कितने शेयर देने? 200। तो इसका मतलब कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर्स का मैंने ऑफर निकाला है। 20,000 शेयर्स का मैंने ऑफर निकाला है। सर एक बार चेक कर लो आप सही बोल रहे हैं या गलत। हाँ बेटा मैं एक बार इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ। तो 200 एम्प्लॉइज हैं और 100 शेयर है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ। कह रहा है एक्सरसाइज प्राइस जो है
एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 50 रुपये रखा है हमने, 50 पर शेयर। और मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 290, मार्केट प्राइस चल रहा है जो 290। बेटा मार्केट प्राइस हमेशा हमें कहा किस दिन का चाहिए होता है, ग्रांट डेट का, हमेशा किस दिन का चाहिए होता है, ग्रांट। यहाँ का मुझे मतलब नहीं है, क्यों नहीं मतलब है अभी मैं बात करूंगा, अभी मान के चलना हमें यहाँ पर चाहिए होता है ग्रांट डेट पे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं फेयर वैल्यू निकालूं ऑप्शन की, मतलब मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है, तो मैं बोलूंगा जो मैंने एम्प्लॉय पे खर्च करा है वो कितने का देने वाला हूं मैं, 240 रुपए का एक शेयर में देने वाला हूं, ठीक है। चलो, अब मैं पहले साल का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। देखो, जब मैं पहले साल का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो खर्चा कैसे होगा, पहले साल का सिंपल आप बोलोगे भाई साहब ये बताओ फॉर्मूला जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन का, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर इशू मल्टीप्लाई बाय पीरियड कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। भाई कितने साल का पीरियड है जो आपका कंप्लीट हो चुका है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग, और इसमें से माइनस कर देना अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन दी प्रीवियस ईयर। अगर पिछले साल हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया था तो वो क्या कर दोगे, माइनस। बेटा ये अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं करा रहा हूं रिवीजन, मैं क्या करा रहा हूं, रिवीजन। तो बेटा मैं ये चीजें डिटेल में क्लास में डिस्कस करी थी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अभी आप ध्यान सुनना, वैसे मैं बातें करता रहूंगा। अब मुझे बताओ, जब हम निकाल रहे हैं, दैट इज हम कह रहे हैं भाई साहब हम निकाल रहे हैं 2019-20 का, दैट इज मेरा फर्स्ट ईयर। जल्दी बोलो, यही तो है मेरा फर्स्ट ईयर। देखो जल्दी, 2019-20, ये मेरा 2019-20 है। कह रहा है ये बताओ, अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन में और भी डिटेल थी। कह रहा है एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, बेटा कहाँ गए हैं, 40 एम्प्लॉय तो गए हैं 20-21 में, इसका मतलब 20-21 में यहाँ पे 40 एम्प्लॉय भाग गए, 40 एम्प्लॉय लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट। फिर कह रहा है इस साल में 21-22 में 60 एम्प्लॉय चले गए। तो ये बताओ ईयर एंड पे यहाँ पर तो कितने होंगे, 200 के 200 ही है, ठीक है। फिर 40 छोड़ के चले गए तो यहाँ कितने हो गए, 160, और यहाँ 160 में 60 छोड़ के चले गए तो यहाँ पे कितने हो गए, 100, यहाँ कितने हो गए, 100। तो हमेशा ना आप ना ये खर्चा एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करोगे। भाई एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करोगे ना, आप ये देखोगे कि कितनों को देना है उतने पे खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, उतने की लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो भाई साहब उससे अगर पिछले साल खर्चा मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो खर्चा कम हो जाना चाहिए। वही मैंने कहा भाई साहब जितने मुझे लगता है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर जो मुझे लगता है इशू करने, मल्टीप्लाई बाय जितना पीरियड कंप्लीट हो गया, तो 2 साल का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मैंने कहा 2 साल कंप्लीट हो गए तो 2 साल का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, माइनस अगर मैंने पिछले साल कोई रिकॉर्ड कर लिया था तो उसे हटाओ। तो मैंने पिछले साल का जो खर्चा रिकॉर्ड कर रहा होगा उसे हटाओ। तो मैंने कहा पहली बात करते हैं पहले साल। तो पहले साल तो भाई साहब कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया, तो इसका मतलब पहले साल कितने हैं, पहले साल मेरे पास एम्प्लॉय कितने हैं, 200, और एक एम्प्लॉय को मैं कितने ऑफर दे रहा हूँ, 100 शेयर। तो टोटल शेयर कितने हो गए, 200, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय, बताओ अच्छा मैंने यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग रख दी, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा फेयर वैल्यू से, यहाँ पे ना मिसिंग में ले लेना, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू भी तो लिखोगे ना, वरना अमाउंट कैसे आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय एक इतने शेयर देने, और एक शेयर पे भाई कितने का नुकसान हो रहा है, 240 रुपए का, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने साल कंप्लीट हुए, सर अभी तो एक ही साल कंप्लीट हुआ है, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था तो 3 साल से। सर अगर ये 2.5 साल का होता तो 2.5, सर अगर ये 4 होता तो 4, 5 होता तो 5, जितने साल होता वो। और अभी मैंने पिछले साल था ही नहीं सर, दैट इज 0, पिछला साल था ही नहीं, ये तो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर है। बताओ कितना आ गया, इसे लिखेंगे 2 लाख, दैट इज यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये कितना हो गया, 20,000 इंटू, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास ये, हाँ जी। हम बोलेंगे सर 200 एम्प्लॉय थे, एक भी छोड़ के नहीं गया पहले साल, हर एम्प्लॉय के 100 शेयर देने, तो 20,000 शेयर देने, और एक शेयर कितने रुपए में दे रहा हूँ, 240 रुपए में दे रहा हूँ, दैट इज 240 रुपए सस्ते में दे रहा हूँ। और अभी एक ही साल हुआ है, 3 साल में ये खर्चा मुझे रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब 16 लाख का ये खर्चा मुझे रिकॉर्ड करना है। तो पहले साल कितना खर्चा जाएगा, 16 लाख, पहले साल कितना जाएगा, 16 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं जी सर। अब अगले साल आओ, बताओ
2020-21 तो जब मैं करूंगा तो बताओ अब एम्प्लॉय कितने बचे हैं। अब एम्प्लॉय सर 200 में से 40 छोड़ गए तो एम्प्लॉय कितने बचे, 160। तो 160 को मैं 100 शेयर दूंगा और एक शेयर कितने पे दे रहा हूँ, 290 का 50 में, तो इसका मतलब 240 रुपए का नुकसान हो रहा है। एक शेयर पे कितने का नुकसान हो रहा है, 240। अब ये बताओ कितने साल कंप्लीट हो गए, 2। कितने साल कंप्लीट हो गए, 2 डिवाइडेड बाय 3 सालों का खर्चा ये रिकॉर्ड करना है, जिसमें से 2 साल कंप्लीट हो गए। तो टोटल खर्चा 2 सालों में मेरा इतना होना चाहिए था। माइनस करो इसमें से, ऑलरेडी मैं 16 लाख पहले से रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूं। बात समझ आ रही है। ये 16 लाख कौन सा वाला है, ये पिछले साल का है। तो सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो आप कहोगे भाई साहब अब ध्यान से सुनो, दोबारा से कैलकुलेशन होगी। इस पे एमसीक्यू बनेगा बेटा, इस पे एमसीक्यू बनेगा। कह रहा है 160 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने शेयर अब देने हैं। पहले 20,000 देने थे, 40 गए तो भूल जाओ, उनके अब नहीं देना। दैट इज मेरी कहीं ना कहीं लाइबिलिटी कम हो गई। 16,000 को मैं 240 रुपए का नुकसान झेल रहा हूं, तो टोटल नुकसान कितना हो गया, 38,40,000 का। इसे मुझे 3 सालों में राइट अप करना है, जिसमें से अब 2 साल हो चुके हैं। तो मेरा 25,60,000 का खर्चा बुक हो जाना चाहिए था। 25,60,000 का खर्चा बुक हो जाना चाहिए था एज पर न्यू एस्टिमेट, एज पर न्यू डेटा। ठीक है, जिसमें से मैं ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो मैंने कहा 25 लाख कितना आया, 25,60,000 ये सॉल्व करके आया, जिसमें से 16 लाख मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो इसका मतलब जो इस साल खर्चा होगा वो कितना होगा, 4 और 5 9,60,000, 9,60,000। पक्की बात है। हाँ जी बोलो जल्दी से, बात समझ आ रही है। जी सर बात समझ आ रही है। लास्ट ईयर का काम करते हैं, बताओ लास्ट ईयर का जब मैं काम करूंगा 2021-22, ये मेरा लास्ट ईयर है। अब बताओ कितने। अब आप देखो जल्दी से, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था भाई साहब पहले साल एक भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया, दूसरे साल 40 छोड़ के गया, तीसरे साल 60 छोड़ के गया। तो बताओ 160 में से अगर 60 चला गया तो अब कितने बचे, 100 एम्प्लॉय। कितने बचे, 100 एम्प्लॉय। और हर एम्प्लॉय को मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, 100 शेयर। और एक शेयर कितने रुपए का नुकसान दे रहा है मेरे को, 240 रुपए का नुकसान दे रहा है। और अब कितने साल हो गए सर, 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना था, 3। इतना पूरा खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें से कितना खर्च चुका हूं। तो बेटा पिछले साल आप देखो टोटल कितना कर चुका हूं। अब सिर्फ इस ईयर की बात नहीं करनी, अब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में कितना टोटल रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो मैंने बोला 16 लाख मैंने फर्स्ट ईयर रिकॉर्ड करा और 9,60,000 मैंने सेकंड साल रिकॉर्ड किया। 9,60,000 मैंने कब किया, सेकंड ईयर। तो टोटल में इतना रिकॉर्ड कर चुका हूं। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे हम कहेंगे 100 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दैट इज मल्टीप्लाई बाय 240, कितना हो गया, 24 लाख का खर्चा आ गया। कितने का, 24 लाख। अब 3/3 करोगे तो भाई साहब 24 लाख की आएगा। तो मैंने कहा ये खर्चा कितना हो गया, 24 लाख का। कितना हो गया, ध्यान से देखो बेटा, 24 लाख का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था। 24 लाख का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन इस बार कितना ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके बैठा हूं, 16 और 9 ये आ गया 25,60,000। तो इस बार तो मैंने बेटा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। माइनस का आ रहा है कितना, 1,60,000। इसका बाद इसका मतलब इस बार रिकॉर्ड नहीं करना, इस बार मेरे को फायदा हो रहा है। इस बार मेरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री को जब हम करते थे ना, हम करते थे एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग शॉप। यही तो एंट्री सिखाई थी मैंने कि भैया खर्चा रिकॉर्ड करो और लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। अब इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करेंगे, हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग शॉप डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन। बेटा अपनी लायबिलिटी को क्या करेंगे, कम, और इस बार मुझे खर्चा नहीं, मुझे फायदा हो गया। मुझे क्या हो गई, ये इनकम हो गई। दैट इज एम्प्लॉय कंपनसेशन में कहां चला जाएगा, इनकम साइड। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो सर ये 28 लाख आता, तो 28 लाख के हिसाब से जो खर्चा था वो रिकॉर्ड कर लेता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। याद रहेगा नहीं रहेगा, पक्की बात। देखो हमने क्या क्या बातें कर ली। मैंने आपको पहले पूरा इंडियस की एप्लीकेबिलिटी बताई, फिर मैंने बताया इंडियस में कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर मैंने बताया इंडियस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर हमने कहा बेटा एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय का जो पार्ट है उस पर गाइडेंस नोट भी है और इंडियस भी है, दोनों पे हमारा सेम ट्रीटमेंट है। इशॉप, सेम ट्रीटमेंट क्या है, इशॉप। इशॉप में मैंने आपसे बात शुरुआत करी, मैंने कहा जिस दिन हम एम्प्लॉय को ऑफर देते हैं उसे बोलते हैं ग्रांट डेट। ठीक है, एम्प्लॉय को जितने शेयर दे रहे हैं उसको अगर हम सस्ते में दे रहे हैं तो जितना सस्ता दे रहे हैं वो हमारा नुकसान है, वो खर्चा है। उस खर्चे को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए पूरा ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड में इक्वली, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड इक्वली। लेकिन उसको रिकॉर्ड करने का, खर्चा निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ शेयर जो मुझे एक्सपेक्टेड है देना एज पर न्यू डेटा,
जितने एम्प्लॉय मेरे पास ईयर एंड पे बचे हैं, मल्टीप्लाई बाय एक एम्प्लॉय को जितने शेयर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय जितने का फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है कि इतने का मुझे नुकसान हो रहा है एक ऑप्शन पे, इतने का नुकसान, इतने का ऑप्शन मैं दे रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय जितने ईयर कंप्लीट हो गए डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। और अगर मैंने कोई खर्चा ऑलरेडी बुक कर रखा है तो वो क्या कर दो माइनस, अगर पॉजिटिव आया तो खर्चा, नेगेटिव आया तो इनकम। ठीक है, पॉजिटिव आया तो एंट्री होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग शॉप, और अगर एंट्री नेगेटिव आया तो एंट्री उल्टी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग शॉप अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, लायबिलिटी कम और इनकम में डाल देंगे इसे। हाँ जी, जल्दी बोलो, ये बात समझ आ गई? नहीं आ गई सर? आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनना, बस एक बात और, छोटी सी मेरी बात सुन लेना बच्चे, फिर हमारा इशॉप का पॉइंट। बेटा इससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहोगे तो बच्चे आप क्लास में हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप क्लास आपकी पड़ी हुई है, क्लास आपकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप क्लास देख के भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, ज्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा ध्यान सुनना, हमारे सामने ना दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती है। मैं कहता हूं आपने निकाला फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकाला आपने? आपने निकाला इसका मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, ऑन द ग्रांट डेट, ऑन द ग्रांट डेट, जो ग्रांट डेट पर जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो माइनस एक्सरसाइज प्राइस, माइनस एक्सरसाइज प्राइस। यही वो चीज है जो आप कह रहे हो कि भाई साहब ये वो चीज है, ये वो अमाउंट है जो अमाउंट कहीं ना कहीं ये अमाउंट वो है जो कहीं ना कहीं मैं एम्प्लॉय को कंपनसेट कर रहा हूं, मतलब एम्प्लॉय जो मेरे को सर्विस दे रहा है उसके बदले में ये अमाउंट दे रहा हूं। देखो इतना तो मैं ले लूंगा, इतना तो मैं उनसे ले लूंगा, तो अल्टीमेट जो सस्ता दे रहा हूं वो मैं अपनी जेब से दे रहा हूं। पक्की बात है? अब ध्यान सुनो, अगर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 चीजें गिवन है, तीनों चीजें गिवन है, तो आप ये बताओ अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन गिवन है, तो क्या आप इन दोनों को यूज करोगे? फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे? नहीं सर, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है और ये भी गिवन है, तब भी आप इनको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर। क्लियर है? अगर आपको फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन की, तो आप उसे क्या कर दोगे? इग्नोर करोगे। ठीक है, मैंने कहा फिर आप ये कैलकुलेट नहीं करोगे। ये कैलकुलेट करना ना जुगाड़ है, ये कैलकुलेट करना एक तरीके की जुगाड़ है कि भाई साहब सिंपल से एक मेथड है, एक फिलॉसफी है कि ठीक है इतने शेयर सस्ता दे रहा हूं। अब मैं बोलता हूं इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं ले रहा मैं इसको? क्योंकि बेटा हम ना जो मेनली एग्जाम जो हमारा एज बोलता है वो मार्केट प्राइस को नहीं बोलता, वो कहता है मार्केट प्राइस नहीं उठाना है। जो आप फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालोगे उसका करेक्ट फॉर्मूला जो है, उसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द ग्रांट डेट, ऑन द ग्रांट डेट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल कंडीशन, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल कंडीशन या ऑल फैक्ट, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्ट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। इस तरीके से इंडेस कहता है, इस तरीके से ये निकालना है। ये जो आपने मेथड निकाला है ये आपका एक तरीके का 10, बस ये मान लो कि एक तरह का रेजिडुअल पॉइंट है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इस तरीके से काम कर लो। ठीक है, लेकिन आपका ये परफेक्ट आंसर नहीं है, ये परफेक्ट नहीं देता। इंडेस कहता है आप मार्केट प्राइस यूज नहीं करोगे, फेयर वैल्यू यूज करोगे। सर फर्क क्या पड़ता है? ध्यान सुनना, मैंने फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर यूज करी है। सर फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू क्या होती है बच्चे? मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था, जैसे मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा एक बच्चा है जिसको मैं क्लास में फीस रखता हूँ, मार्केट में जो फीस है उसकी 20,000 है, हर बच्चे के लिए फीस जो है वो 20,000 है। उसको क्लास में सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर सकता है, उसे ऐप की फैसिलिटी है, उसे बैकअप मिल सकती है, उसे टीचर से डाउट मिल सकता है, उसे आईडी कार्ड, सब बुक्स वगैरह सब सारी फैसिलिटी यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, दैट इज 20,000 उस बच्चे से चार्ज करता हूँ। अब एक बच्चा आया है जिससे मैंने बोला है बेटा आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी एक्सेप्ट बैकअप या एक्सेप्ट ऐप की क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, ये क्लासेस नहीं मिलेंगी, ऐप की क्लासेस नहीं मिलेंगी। आप बताओ, आप मैं उससे भी 20,000 20,000 अगर चार्ज करूं तो आप बोलना ये जायज है, ये एक्सेप्टेड है या नहीं है? आप ये आंसर करो, बोलो जल्दी से। बेटा मार्केट में 20,000 चल रहा है, वो ऐसे शेयर का चल रहा है जो फ्री है, जो फ्री है। ठीक है, लेकिन आप ऐसी की बात कर रहे हो, आप ऐसी कुछ कंडीशंस लगा रहे हो जो कंडीशन की वजह से भाई साहब उस बच्चे की फीस क्या होनी चाहिए? मार्केट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी को सारी फैसिलिटी मिल रही है, उस बच्चे को नहीं मिल रही है, तो उसकी फीस कम होनी चाहिए। डेफिनेटली उसकी फीस का जो प्राइस है वो मार्केट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको आप वैल्यू करोगे, फेयर वैल्यू करोगे कि आपने उसको ये वाला
ये वाली फैसिलिटी नहीं दी, तो इस फैसिलिटी की जो भी वैल्यू हो उतना उसकी फीस में से कम कर दो, उसकी फीस उतनी होनी चाहिए, तो हम उसकी फीस बोलेंगे फेयर वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू। सेम बात बेटा, मार्केट में जो शेयर चल रहा है, मार्केट में सपोज मैं कह रहा हूं, मैं रिलायंस कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर दे रही है कि आप हमारे 3 साल काम कर लो, हम अपनी कंपनी के आपको 100 शेयर दे देंगे। कितना दे देंगे? 100 शेयर। अभी मैंने रिलायंस का मार्केट प्राइस चेक किया तो भाई साहब वो चल रहा है 1500 रुपए का, सपोज वो कितने का चल रहा है? 1500 का। अब एक काम बताना मुझे, दैट इज आगे चल रहा है, इसका तो 1600 पहुंच गया, इसका तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये प्राइस जो चल रहा है, मैं ऐसे कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने कहा जो ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस ये बताओ आज का है या कब का है? सर ये तो आज का है। आज मैं 1500 या 1600 रुपए लगाऊं, 1600 रुपए लगाऊं और बेटा बात बन जाएगी, दैट इज शेयर मेरी जेब में, उसके बाद मैं जो मर्जी करूं वो करूं, ठीक है, पक्की बात। लेकिन जो कंपनी ऑफर दे रही है इस शॉप में शेयर, जो 100 शेयर दे रही है, वो आज है या 100 शेयर जो है वो आज है या 3 साल बाद है? सर वो 3 साल बाद मिलेंगे। तो 3 साल तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आपने एक वेस्टिंग कंडीशन लगा दी कि भाई साहब आपको जो ये शेयर मिलेंगे 3 साल बाद मिलेंगे, तो 3 साल तो कुछ भी हो सकता है, प्राइस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप ये मार्केट प्राइस क्यों ले गए? ये मार्केट प्राइस तो भाई साहब ये बेकार है। ये मार्केट प्राइस तो आज जो इंडियस कहता है ये मार्केट प्राइस नहीं लेंगे, हम लेंगे फेयर वैल्यू। हम सारे फैक्ट को कंसीडर करेंगे, सारी चीजों को दिमाग में रखेंगे और हम ये सोचेंगे कि 3 साल बाद इसका प्राइस क्या होगा, 3 साल बाद इस शेयर का प्राइस क्या होगा, वो मार्केट में नहीं है, उसे बोलेंगे फेयर वैल्यू। क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू। क्लियर है कि इस शेयर पे कहीं ना कहीं कंडीशन है कि ये जो शेयर मिलेगा 3 साल बाद मिलेगा, तो इसका मतलब इस पे क्या है? कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से इसका मार्केट प्राइस में कुछ ना कुछ डिफर आएगा। ये मार्केट प्राइस के सेम नहीं आएगा, तो मार्केट प्राइस से जितना भी ये डिफर करेगा उसको बोलूंगा मैं क्या? फेयर वैल्यू। क्या बोलूंगा? फेयर वैल्यू। अब आप भी अपने दिल पे हाथ रखो और जल्दी बोलो, इंडियस ने गलत बोला या सही बोला? हाँ जी, आपको ये बात चुभ रही थी ना जब मैंने बोला मार्केट प्राइस आज का ले लेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा था कि सर मार्केट प्राइस आज का क्यों ले रहे हो, जब 3 साल बाद पे करोगे तो 3 साल बाद का एक लेना चाहिए, पर 3 साल बाद तो मैंने देखा नहीं है, तो 3 साल का मैंने एक एस्टिमेट निकाल लिया और उस एस्टिमेट को क्या लिया? फेयर वैल्यू। तो बोलो यही इंडियस ने बोला है और आपको भी यही पसंद आना चाहिए, ठीक है। तो इंडियस क्या बोलता है? कहता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस ये फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे ही होगा। अब आप कहोगे सर फेयर वैल्यू 3 साल बाद, 3 साल बाद तो मैं जा ही नहीं रहा बेटा, मैं तो खर्चा आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं एस्टिमेट कर लूंगा, आज मैं सारे फैक्टर को कंसीडर करके एक एस्टिमेट निकालूंगा। तो मैं यूज क्या करता हूं? मैं कहता हूं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये आएगा मेरा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। लेकिन अगर मेरे को फेयर वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो मेरी मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस। तो मेरा क्या निकालना पड़ेगा? मार्केट प्राइस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर देना। मेरे को क्वेश्चन में डिटेल दी है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स 500, एक्सरसाइज प्राइस 100 और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 600। हाँ जी, मुझे बताओ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो मैं निकालूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन वो कितना निकालूंगा? जल्दी बोलो, वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? सर हम मार्केट प्राइस लेंगे या फेयर वैल्यू लेंगे? आप बोलो जल्दी से, मार्केट प्राइस लेंगे या फेयर वैल्यू? सर हम लेंगे फेयर वैल्यू, दैट इज 500 माइनस 100, तो मेरा कितना आ जाएगा? ये 400। कितना आ जाएगा? 400। तो खर्चा कितने से बुक होगा? 400 से। इस 600 रुपए का मेरे को कुछ भी नहीं करना है, इस 600 रुपए का मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक है, पक्की बात है। चलो एक बात और मैं कह देता हूँ, एक बार और एक एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो, लिखा है फेयर वैल्यू, पहले लिखता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है 500, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 350 और एक्सरसाइज प्राइस है 100। एक्सरसाइज प्राइस है शेयर। तो आप बोलो जल्दी से, जो आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए जो फेयर वैल्यू निकालोगे वो कितना निकालोगे? आप बोलोगे 350 माइनस 100, 250। हाँ जी, 350 माइनस 100, 250। या आप बोलोगे सर यही तो है ये ऑप्शन का मतलब क्या है? ये माइनस होने के बाद ही आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना, फिर यही उठा लेना है सर 350। एक्सरसाइज प्राइस माइनस नहीं होगा,
क्यों माइनस नहीं होगा? क्योंकि सर ये ऑप्शन की वैल्यू दी है, ऑप्शन की, और ऑप्शन का मतलब क्या है, इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, इसका मतलब है सर ये फॉर्मूला निकालने के बाद फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस, माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये करने के बाद ये आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो जब ये आ रहा है, दिया है क्वेश्चन में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, जो दिया है उसे यूज कर लो। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालोगे। निकालने के लिए आपको क्या लेना है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अगर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया है, तब आप यूज करोगे मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मार्केट प्राइस ना मेरा लास्ट ऑप्शन बच जाता है, मेरा लास्ट एक तरीका बच जाता है कि भाई साहब इसको यूज करके भी मैं काम कर सकता हूँ। हाँ जी, ये बात याद रहेगी। सर इस बात को एक प्रॉपर तरीके से लिखवा दो। मैंने कहा बेटा देखो, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज गिवन, ठीक है, यूज डायरेक्टली इन आंसर, उसे डायरेक्टली आंसर में यूज कर लो, ठीक है। अगर कहता है इफ नॉट कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ध्यान रखना, ये जो होना चाहिए वो किस दिन का होना चाहिए, ग्रांट डेट का। किस दिन का होना चाहिए, ग्रांट डेट का। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, इफ मिसिंग, इफ मिसिंग अगर नहीं है, तब आप क्या यूज करोगे, मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑन ग्रांट डेट। हाँ जी, तो याद रहेगा, ये नोट याद रहेगा बेटा, क्लास में नहीं लिखवाया था, अभी लिखवाया है, नोट कर लो जल्दी से। ये कौन बात कहता है, ये कहता है इंड एस 102, इंड एस 102। बेटा जो गाइडेंस नोट है ना, वो सीधा मार्केट वैल्यू पे काम करता है, वो मार्केट वैल्यू पे काम करता है, वो फेयर वैल्यू को ज्यादा कंसीडर नहीं करता, वो फेयर वैल्यू से उसका ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। तो मार्केट गाइडेंस नोट और कहीं ना कहीं मेरा गाइडेंस नोट और इंड एस में फेयर वैल्यू का चेंज है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अमेंडमेंट के रूप में काम हो रहा है कि बेटा वहां हम सिर्फ मार्केट प्राइस में काम करते थे ज्यादातर, वहां पे याद है मैं एक लॉक इन कंडीशन वाला था, वो अलग बात है। मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नॉर्मल भी गिवन है, तो आप फेयर वैल्यू ही यूज करोगे एज पर इंड एस, ठीक है, नॉर्मल भी एएस यूज करोगे। गाइडेंस नोट मार्केट प्राइस को ही बोलता है, आज भी मैं कह रहा हूं अगर गाइडेंस नोट के हिसाब से काम करना है तो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गाइडेंस नोट नहीं है, इंड एस है। आपके कोर्स में इंड एस है, तो आपको इंड एस के हिसाब से फेयर वैल्यू यूज करना है। याद रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल। फर्स्ट आपकी ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट ये प्रायोरिटी है, अगर नहीं है तब ये आएगी सेकंड, ठीक है। और अगर ये गिवन है तब तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली काम करेगा, ठीक है। नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। तो ये मेरी यहाँ पर बातें खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं थोड़ी और आगे बातें करता हूँ, कुछ थ्योरेटिकल बातें, ध्यान सुनो। अब हम आगे चलते हैं बेटा। हमारे को ना जब हम शॉप ऑफर करते हैं, जब हम शॉप देते हैं, तो शॉप्स में ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं। एम्प्लॉय को जब शेयर देते हैं तो हम ऐसे नहीं देते हैं कि भाई साहब ठीक है लो ले जाओ फ्री में, ऐसे नहीं। वो उनसे सर्विस लेते हैं, तो सर्विस के बेहद पे ना उनपे कुछ कंडीशंस लगाते हैं। और कंडीशन जो होती हैं वो होती हैं दो तरीके की। कितनी तरह की कंडीशन होती है, दो। एक होती है वेस्टिंग कंडीशन। क्या होती है, वेस्टिंग कंडीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। एक होती है वेस्टिंग कंडीशन और एक होती है नॉन वेस्टिंग कंडीशन। एक क्या होती है, नॉन वेस्टिंग कंडीशन। बेटा वेस्टिंग कंडीशन वो होती है जो आपको, आप कहते हो कि अगर आप ये कंडीशन पूरी करोगे तो आपको शेयर मिलेंगे। दैट इज, आप अगर ये काम कंप्लीट करोगे, अगर आपको शेयर्स लेने हैं, कंपनी से शेयर्स लेने हैं, तो इन कंडीशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा तो मिलेंगे। दैट इज, इन कंडीशंस को कंप्लीट होने के बाद ही शेयर मिलेंगे। ये कंडीशन मिले शेयर के लिंक, शेयर के एक्सरसाइज से डायरेक्ट लिंक है। क्लियर, कई तरीके से बोल दिया मैंने मैंने कहा आपको एम्प्लॉय हो, आपको बोला 3 साल काम करोगे ना तो आपको शेयर मिलेंगे, दैट इज वेस्टिंग कंडीशन। मैंने कहा आप मेरी कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वेस्टिंग कंडीशन। क्लियर है। तो वेस्टिंग कंडीशन वो होती है जिनकी वजह से, जिन पे डिपेंड करते हैं शॉप, जिनकी वजह से शॉप क्या होते हैं, कंप्लीट। क्लियर। लेकिन नॉन वेस्टिंग कंडीशन होती है जिनसे मेरा, जिन पे मेरा कहीं ना कहीं कोई लेना देना नहीं है, इस शॉप से कोई लेना देना नहीं है। ये आफ्टर वेस्टिंग होती है। ये कंडीशन कब होती है, ये एप्लीकेबल होती हैं
एप्लीकेबल आफ्टर वेस्टिंग, आफ्टर वेस्टिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लॉक इन पीरियड, एग्जांपल के लिए लॉक इन पीरियड, ठीक है। जैसे मैंने कहा बेटा लॉक इन पीरियड है 2 साल का, आपको एक बार शेयर, एम्प्लॉय को मैंने बोला 3 साल काम करना आपको शेयर मिलेंगे। रिलायंस कंपनी ने ऑफर दिया 3 साल काम करो आपको हम 100 शेयर दे देंगे, लेकिन ये 100 शेयर आप 2 साल तक बेच नहीं सकते, 100 शेयर 2 साल तक बेच नहीं सकते, दैट इज लॉक इन कंडीशन। क्या इससे एम्प्लॉय कंपनी को कुछ दे रहा है क्या? ना, कोई सर्विस नहीं दे रहा, दैट इज एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए चला जाए। पॉइंट इज एक बार शेयर मिल गए उसके बाद मैंने उन पर कोई कंडीशन लगा दी, इनका होना ना होना, दैट इज कहीं ना कहीं ये कंडीशन फुलफिल होंगी या नहीं होंगी, इससे वेस्टिंग का कोई लेना देना नहीं, इस पे वेस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। एक बार शेयर मिल गया उसके बाद कोई कंडीशन लगा दी, दैट इज नॉन वेस्टिंग। अच्छा, अब वेस्टिंग कंडीशन जो होती है ये वो कंडीशन होती है जो क्या होती है, जो मेरी कहीं ना कहीं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट शॉप, शॉप को एक्सरसाइज कराने में या कंप्लीट करने में जरूरी है। अब ये दो तरीके की होती है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है सर्विस कंडीशन, सर्विस मैं बोल दूं सर्विस बेस्ड, एक होती है सर्विस बेस्ड और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। सर्विस बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। सर्विस बेस्ड का मतलब है सिंपल सा ऐसी कंडीशन जो कहीं ना कहीं टाइम के ऊपर है, कहीं ना कहीं पीरियड के ऊपर है। जैसे मैंने बोला, जो मैंने अभी एग्जांपल करे कि 3 साल काम करो और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप एम्प्लॉय हो 3 साल मेरे कंपनी में काम कर लो, रिलायंस कंपनी में काम कर लो, रिलायंस कंपनी आपको शेयर दे देगी। आपको क्या करना है, आपको सुबह आना है ऑफिस में, बैठ के दीवालों में सर मारना है, शाम को ऑफिस में अपना थैला उठा के घर। क्लियर है? 3 साल ऐसे गुजार दो आपको शेयर मिल जाएंगे, बस ऐसी की तैसी, कोई टेंशन नहीं है, पीरियड कंप्लीट करना है, दैट इज सर्विस बेस्ड कंडीशन, सर्विस बेस्ड वेस्टिंग कंडीशन। मैंने कहा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब टारगेट बेस्ड, मतलब टारगेट दिए जाएंगे आपको, टारगेट दिए जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे को कंपनी की सेल डबल करवा दोगे, जिस दिन डबल करवा दोगे उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा, दैट इज उस दिन आपको शेयर दे देंगे। अब इस बार ये नहीं है कि आप आओ और दीवार में सर मारो और शाम के थैला उठाओ और घर, ना, ऐसा नहीं है। अब आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको परफॉर्म करके दिखाना है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको बोनस। मैंने अपने डायरेक्टर को भी ऐसी कुछ कंडीशन दे दी, मैंने कहा आपको हमारे प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को बढ़ाइए, आप हमारे रेवेन्यू को 50% से इंक्रीज अगर कर देते हो तो हम आपको क्या दे देंगे, दैट इज शॉप दे देंगे। क्लियर है? परफॉर्मेंस बेस्ड। क्लियर है सर? अब ना बच्चे के दिमाग में आता है सर, अभी जैसे आपने कहा सर्विस बेस्ड है तो 3 साल है तो हमने खर्चे को 3 साल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड है तो टारगेट है, इसमें पीरियड तो है नहीं, इसमें तो जिस दिन वो टारगेट कंप्लीट करेगा तो वो दैट इज उसको शॉप मिल जाएंगे। अब वो टारगेट हो सकता है 1 साल में भी कंप्लीट कर दे, हो सकता है 2 साल में भी कंप्लीट कर दे, हो सकता है 3 साल के अंदर भी कंप्लीट कर दे, ऐसा हो सकता है। हम जनरली बेटा एक एक्सपेक्टेड पीरियड ले लेते हैं, इस केस में क्या ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड पीरियड। हम कहते हैं कि भाई साहब इसके अंदर भी हम लोग लगा देते हैं कि आपको जो ये टारगेट दिए गए हैं ना, ये 2 साल के अंदर कंप्लीट कर, ये कितने साल के अंदर कंप्लीट करने, 2 साल। आपको ऐसा नहीं कि जिंदगी में लाइफ टाइम जब तक करते रहो ना, हमने बोला 2 साल के अंदर आपको, ये भी कहीं ना कहीं टाइम बेस ही होते हैं लेकिन इसमें टारगेट होता है, मतलब आपको 2 साल तो दिए जाएंगे, साथ में ये भी बोला जाएगा कि 2 साल आके जाना नहीं है, एक टारगेट भी कंप्लीट करना है। पक्की बात है? तो खर्चों को कितने साल में रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेक्टेड 2 सालों में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है सर। अब बच्चे जो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं ना, ये भी 2 तरीके से होते हैं, ये टारगेट भी 2 तरीके से दिए जाते हैं। एक होते हैं मार्केट बेस्ड, एक क्या होते हैं, एक होते हैं मार्केट बेस्ड और एक होते हैं नॉन मार्केट बेस्ड, एक होते हैं मार्केट बेस्ड और एक होते हैं नॉन मार्केट बेस्ड, नॉन मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब है कि आपके, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि भाई साहब जिस दिन, जिसका एम्प्लॉय का कोई लेना देना, दैट इज एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, मैंने कहा भाई साहब मेरी कंपनी का शेयर, मेरी कंपनी का शेयर, रिलायंस कंपनी का शेयर अगर डबल हो जाएगा, अगर डबल हो गया 2 साल के अंदर, तो मैं आपको बोनस दैट इज शॉप दे दूंगा, दैट इज मैं क्या दे दूंगा, शॉप। दैट इज वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। मैंने कहा निफ्टी अगर कहीं ना कहीं 20,000 पार हो गया तो मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको क्या दे दूंगा, शॉप दे दूंगा, ठीक है। दैट इज, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रोल नहीं है। अब ये बताओ क्या मार्केट प्राइस का फ्लक्चुएशन सिर्फ एम्प्लॉय की वजह से होता है? नहीं, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की अर्निंग, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन,
बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैंने कहा बेटा मार्केट बेस का मतलब है कि दैट इज वो मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक है कि मार्केट में शेयर बढ़ जाए, मार्केट में निफ्टी का प्राइस, सेंसेक्स का प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाए, दैट इज उसमें एम्प्लॉय का कंट्रोल नहीं है, वो एम्प्लॉय का कंट्रोल नहीं है, तो मार्केट बेस्ड कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्केट, जिसमें एम्प्लॉय को भैया टारगेट तो है लेकिन एम्प्लॉय का टारगेट नहीं है, एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता, एम्प्लॉय अपना काम कर सकता है, सिर्फ हमने टारगेट एक कंडीशन लगा दी कि भाई साहब एम्प्लॉय जब मेरे शेयर का डबल हो जाएगा तो आपको शॉप में। नॉन मार्केट का मतलब है भाई साहब वो एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। मैंने कहा सेल डबल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सेल डबल होनी चाहिए। मैंने कहा मेरा प्रोडक्शन डबल होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन डबल होना चाहिए। मैंने कहा मेरा रेवेन्यू डबल होना चाहिए। जो भी चीजें हैं मैंने दैट इज कहीं ना कहीं किस पे लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया? नॉन मार्केट बेस्ड है, दैट इज वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में? एम्प्लॉय के। तो उसे बोला नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। यही इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेस्टिंग कंडीशन, नॉन वेस्टिंग कंडीशन। नॉन वेस्टिंग कंडीशन हो या ना हो जरूरी नहीं है, पर वेस्टिंग कंडीशन जनरली होती है। वेस्टिंग कंडीशन होगी तो बेटा दो तरीके की होगी, एक सर्विस और एक परफॉर्मेंस। सर्विस में सिर्फ आपको काम करना है, कोई टारगेट नहीं है। परफॉर्मेंस में काम भी करना और टारगेट भी है। और टारगेट दो तरीके से हो सकते हैं, एक मार्केट बेस्ड जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट में जो होगा भगवान भरोसे। एक नॉन मार्केट है जिसमें आपको ही काम करना है, आपको ही मेहनत करना है। ठीक है, ये चीज है। कोई दिक्कत है? चलो पक्की बोलो, जल्दी से बोलो। सब में हम यूज क्या करते हैं? फेयर वैल्यू। यूज क्या करते हैं बेटा? फेयर वैल्यू। मार्केट प्राइस हमारा एक बचा हुआ ऑप्शन है जो जनरली यूज नहीं होता, जो हमारा यूज नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में हम फेयर वैल्यू ही यूज करते हैं, बट वो एग्जाम पर्पस के लिए कि अगर फेयर वैल्यू नहीं गिवन है तो मार्केट प्राइस यूज कर लेंगे। आप इंडेक्स में देखोगे तो वहां पे कहीं भी मार्केट प्राइस का नाम यूज नहीं करेगा, वो हर जगह यूज करेगा फेयर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स मानता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में फेयर वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, निकल सकती है। चल सकते हैं? हाँ जी सर, चल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक छोटी सी और बात करते हैं। बेटा ग्रांट डेट क्या होती है? ग्रांट डेट जो हम बोलते हैं ना, ग्रांट डेट भाई ग्रांट डेट को ही आप इंपॉर्टेंट, ये रेलिवेंस ये है कि आपको ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू उठानी है। ग्रांट डेट की क्या उठानी है? फेयर वैल्यू उठानी है। तो ये बात होता है कि भाई साहब ग्रांट डेट किसे मानेंगे? वो कहता है, ध्यान सुनना, तीन केस है। वो कहता है ग्रांट डेट क्या है कि आपको ना, आपको याद रखना है कि जैसे मैंने पहला केस बताता है कि मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया। मैंने एम्प्लॉय को बुलाया और सबको बोल दिया कि बेटा मैं हर एम्प्लॉय को 100 शेयर देने वाला हूँ इस शॉप में 3 साल बाद। क्या देने वाला हूँ? 3 साल बाद। और मेरा लॉ कहता है कि भाई साहब मुझे आपको बोर्ड रिजोल्यूशन भी चाहिए, शेयर होल्डर की भी किसी केस में अप्रूवल चाहिए। ठीक है, मुझे अप्रूवल चाहिए। तो मैंने कहा एम्प्लॉय को मैंने कम्युनिकेट किया। सपोज आज कितनी तारीख है? 5 जून 2020 में, और बोर्ड से अप्रूवल ली जाके मैंने सपोज 1 जुलाई 2020 को। तो वो कहता है ये क्या है? बोर्ड अप्रूवल। ये क्या है? बोर्ड अप्रूवल। तो दैट इज बोर्ड अप्रूवल या शेयर होल्डर अप्रूवल। तो वो कहता है डेट कम मानेंगे, ग्रांट डेट कम मानेंगे। वो कहता है विच एवर इज लेटर, जो बाद में हुआ है, जो बाद में हुआ है। तो बाद में क्या हुआ है? बाद में ये हुआ है तो 1 जुलाई। बाद में क्या हुआ? 1 जुलाई। कहता है विच एवर इज लेटर, जो सबसे बाद में हुआ है वो काम करेंगे। दैट इज, मैंने कहा एम्प्लॉय को मैंने कम्युनिकेट किया, सेम टर्म्स मैंने रखी बोर्ड में, और वो भी अप्रूव्ड हो गई। वो भी क्या हो गई? अप्रूव्ड हो गई। शेयर होल्डर ने भी अप्रूव कर दिया। तो 1 जुलाई को अगर अप्रूव हुए तो 1 जुलाई को वो ग्रांट डेट मानी जाएगी। 1 जुलाई को जो प्राइस होगा वो उठाया जाएगा। अगर मैं कहता हूं सेकंड कंडीशन में, मैंने कहा पहले मैंने अप्रूवल ले ली, पहले मैंने अप्रूवल ली और वही टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूवल ले ली 1 जुलाई में, और मैंने वही टर्म्स एंड कंडीशन अपने एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं 1 सितंबर को मैंने अनाउंस कर दिया। 1 सितंबर को अनाउंस कर दिया। तो फिर ग्रांट डेट क्या मानी जाएगी? विच एवर इज लेटर। लेटर बोले तो 1 सितंबर, विच एवर इज लेटर बोले तो 1 सितंबर। और तीसरा केस जो कहीं ना कहीं उन्होंने नया दिया है, दैट इज, ये मैंने कर लिया था, कवर क्लास में कर लिया था, सप्लीमेंट्री में उन्होंने फिर डाल दिया। कहता है कि भाई साहब मैंने सपोज 1 मई 2020 को मैंने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया कि जो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया कि आपको 100 शेयर दिए जाएंगे, और हर शेयर जो दिया जाएगा उसका एक्सरसाइज प्राइस होगा 50 रुपए। कितना होगा? 50। मैंने ये ले जाकर 1 जुलाई को कहीं ना कहीं बोर्ड से शेयर होल्डर से अप्रूवल ली, लेकिन अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी। कहते हैं भाई साहब एम्प्लॉय को जो दिया जाएगा वो 100 नहीं दिए जाएंगे, वो जहाँ पे रुपीज लिख दिया मैंने, 100 शेयर नहीं दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे 50 शेयर। कितने दिए जाएंगे? अरे ये मिट क्यों नहीं रहा? हाँ, वो दिए जाएंगे 50 शेयर्स, और एक शेयर एक्सरसाइज प्राइस जो होगा वो 150 रुपए का होगा। कितने का? 150। मतलब मैंने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी। और ये जो नई टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो नई टर्म्स एंड कंडीशन है,
ये मैंने अपने एम्प्लॉय को 1 सितंबर 2020 को जाके क्या करिए, सब्सिक्वेंट कम्युनिकेट करिए, सब्सिक्वेंट कम्युनिकेट करिए। तो वो कहते हैं भाई साहब अब क्या मानेंगे, कहता है जो इनमें से सबसे लेटर है, विच एवर इज लेटर। अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है तो जो सब्सिक्वेंट हुआ है, जो सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन हुआ है, वो आपकी क्या मानी जाएगी, ग्रांटेड। क्लियर है। अगर देखो टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहती है तो भाई साहब जो भी आपकी विच एवर इज लेटर है वो मानी जाएंगी। अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है तो जो आप सब्सिक्वेंट कम्युनिकेट करोगे वो आपकी क्या मानी जाएगी, ग्रांटेड। कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू चल रही होगी वो उठा लेंगे एम्प्लॉय के केस में। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ठीक है, यही चीजें हैं। अब बेटा इन्हीं में चीजें आती हैं, इक्विटी सेटल, कैश सेटल, ये बातें हमने कर ली थी। अगर बेटा मैं कहता हूं अगर नॉन एम्प्लॉय का केस होगा, एक लास्ट पॉइंट, नॉन एम्प्लॉय का केस होगा तो क्या करना है सर अपने को, नॉन एम्प्लॉय पे भी थोड़ा बहुत बता दो। बेटा नॉन एम्प्लॉय में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सपोज मैंने एसेट्स खरीदी, मैंने क्या खरीदी, एसेट्स खरीदी। अब सपोज एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदी, एसेट परचेज करिए, और एसेट परचेज जो करिए उसकी जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए। कितने की है, 10 लाख की। मैंने कहा मैं आपको शेयर्स दे दूंगा, कंपनी कहती है मैं आपको शेयर्स दे दूंगी, दैट इज 20,000 शेयर। कितने दे दूंगी, 20,000 शेयर दे दूंगी। और इसका मार्केट में प्राइस जो चल रहा है, इसमें मार्केट प्राइस यूज कर लेंगे, मार्केट में प्राइस चल रहा है 80 रुपए, मार्केट में प्राइस चल रहा है 80 रुपए। ठीक है, या मैं कहता हूं अगर मैंने कहा मैं आपको 1 महीने बाद शेयर दूंगा, 1 महीने बाद शेयर दूंगा, तो 1 महीने बाद दूंगा तो फिर यूज करूंगा क्या, फेयर वैल्यू। क्या यूज करूंगा, फेयर वैल्यू। अगर उसी दिन दे रहा हूं तो कोई टेंशन नहीं, मार्केट प्राइस यूज करेंगे। और उसके बाद दे रहा हूं तो वो, तो जनरली एएस हमारा फेयर वैल्यू यूज करता है। ठीक है, फेयर वैल्यू यूज करता है। अब फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस मैंने कहा 80 रुपए, तो उस केस में एंट्री क्या, हाँ जी, तो बेटा 10 लाख की हमने एसेट खरीदी, 20,000 शेयर दी, 10 लाख की एसेट खरीदी है और 20,000 शेयर करें तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बेटा हम कहेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। और जितने के शेयर दिए हम कहेंगे टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब अपने को पता है भाई एक शेयर कितने का दिया है, जो हमने दिया है 20,000 शेयर दिए, और एक शेयर की फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपए, तो फेस शेयर कितने का है, 2 लाख के। अब पॉइंट ये है कि एसेट जो आई है वो 10 लाख की, उसकी एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख की। पर मैं कहूंगा भाई साहब मैंने जो शेयर दिए वो शेयर कितने के दिए, 20 लाख। इसका मतलब 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए, दैट इज अगर फेयर वैल्यू है मार्केट प्राइस, तो मैं एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा, शेयर्स की मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, दैट इज कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 16 लाख पे। कितने पे रिकॉर्ड करूंगा, 16 लाख पे। मैं कहूंगा ये एसेट जो आई है वो कितने की आई है, वो 16 लाख की पेमेंट मेरी जेब से गई है, तो 16 लाख की पड़ी मेरे को 10 लाख की नहीं पड़ी। मैं कहूंगा एसेट की मार्केट वैल्यू की ऐसी की तैसी, मैं ये देखूंगा कि मेरे शेयर की जो शेयर जो गए हैं उनकी जो फेयर वैल्यू उतने की मैंने एसेट खरीदी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख, सॉरी 16 लाख, और फिर जो बाकी आ जाएगा वो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का कितने की, 10 रुपए का अगर वो है तो 70 रुपए का प्रीमियम, तो ये आ गया कितना, 14 लाख रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है, बस इतनी सी बात करता है नॉन एम्प्लॉय की, जो हमारे काम की बात है। सिंपल बात याद रखना है बेटा कि एसेट अगर मैंने परचेज करा है या गुड्स परचेज करा है तो वो कहता है उसकी मार्केट वैल्यू छोड़ो, फिर जो आपने जितने शेयर इश्यू करे हैं उन शेयर की जो मार्केट या फेयर वैल्यू उतने पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, उतने पे क्या करेंगे, एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। बस ये छोटी सी बात करिए। तो मेन काम किसका वो करवाता है, 90 to 95% एम्प्लॉय के लिए बात करता है, सिर्फ 5% 10% बातें करता है सिर्फ एसेट परचेज के ऊपर। ठीक है, यही सारी बातें हैं। आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा इसमें, और कोई डाउट रह जाएगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को शुरू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर उठाएंगे, उसे रिवाइज करेंगे फटाक से। फिर हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अगर गुडविल का चैप्टर पूरी क्लास में रिवाइज हो गया तो उसी क्लास में मैं फिर शायद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी इशू कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास या तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे होगी या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे होगी, आपको मैं मैसेज कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना दिल लगा के पढ़ाई करते रहे एकदम अच्छे से, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप सीएस में हो और दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।